मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 131 हाई बोर्डोन की शर्तें। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C131 हाई बोर्डोन की स्थितियां। अध्याय 131 हाई बोर्डोन की शर्तें। ओह, नक्शा खरीदो। मुझे इस तरह पीटा गया क्योंकि तुम नक्शा खरीदना चाहते थे। हाई बोर्डोन ने अपने होठों के कोने से बहते खून को पोंछा और संदेह भरे भाव से कहा, क्या तुम ही वह नहीं थे जिसने पहले हमला किया था? जियाओ मिंग के चेहरे पर एक चंचल भाव था। हाई बोडोंग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि ऐसा ही लग रहा था, और भले ही उसने पहले हमला किया होता, फिर भी उसने लड़ाई नहीं जीती होती, इसलिए उसका चेहरा अचानक थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मानो या न मानो, ये सच है। जियाओ मिंग ने खड़े होकर कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ में जो नक्शा बचा है, उसे तुमने ही काटा है न? बताओ, बाकी कहाँ है? मैं सब खरीद लूंगा। फर्श पर बैठे हाई बोडोंग ने जियाओ मिंग के हाथ में नक्शे को देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी नज़र अच्छी है, तुम इस नक्शे में कुछ गड़बड़ियां ढूंढ सकते हो, लेकिन उस समय मैंने इस चीज़ को पाने के लिए बहुत परेशानी उठाई थी, और हालांकि मैं 10 साल से अधिक समय तक इसका अध्ययन करने के बाद भी इसका सही उपयोग नहीं जानता, कम से कम मैं ये जान सकता हूँ कि इसमें जो रहस्य हैं वे निश्चित रूप से छोटे नहीं हैं। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? सपने देखो। ओह, हाई बोडोंग की अडिग निगाहों को देखकर जियो मिंग ने अपनी भौहें उठाईं। जैसे ही वह बोलने वाला था, जियान उसके पास आए और अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली। बदबूदार बूढ़े, क्या तुम मौत की तलाश में हो? जियान की धमकी सुनकर हाई बोडोंग की पलकें झपक गईं और वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने अपनी आवाज का लहजा बदले बिना बोलना जारी रखा। बच्चे, मुझे मौत की धमकी मत दो, मैं अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा जी चुका हूँ, मैंने क्या नहीं देखा? जब मैं जियामा साम्राज्य में बेकाबू होकर घूम रहा था, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? इसके अलावा, अगर मैं मर जाता हूँ, भले ही आपके पास महान क्षमताएं हों, तो आपके लिए नक्शे का दूसरा हिस्सा प्राप्त करना असंभव होगा। अगर मैं सही हूँ, तो यह नक्शा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना? हे, नक्शे के उस छोटे टुकड़े के बिना, भले ही आप इसे एक साथ जोड़ दें, आप नक्शे में निहित खजाने को नहीं ढूंढ पाएंगे। वाक्य के अंत में हाई बोडोंग कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट भी दिखाई दिया। उसे लगा कि मानचित्र को विभाजित करने की उसकी पिछली प्रक्रिया सही निकली। तुम। जियान इतना गुस्से में थी कि वह आगे बढ़कर उसे तुरंत एक और पिटाई देने वाली थी। अरे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई भी जल्दबाजी में काम मत करना। ये देखकर कि जियान आगे बढ़ने वाला था, हाई बोडोंग जल्दी से पीछे हट गया। भूल जाओ, जियान। जियान ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी जियाओ मिंग की आवाज़ सुनकर रुक गई। जियाओ मिंग ने 2 कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, टैगर रेगिस्तान में, जियामा साम्राज्य के पूर्वी भाग में, एकमात्र व्यक्ति जो महामहिम बर्फ सम्राट को इस वर्तमान स्थिति में बदलने में सक्षम था, वह सांप लोगों की जाति की प्रसिद्ध और भयंकर रानी मेडुसा थी, है ना? वास्तव में, मेडुसा स्नेक पीपल जनजाति का एकमात्र डू सम्राट नहीं था। मेडुसा के अलावा स्नेक पीपल जनजाति में 5 अन्य डू सम्राट थे। उनमें से 4 महान बुजुर्ग थे, लेकिन वे आमतौर पर खुद को दुनिया के सामने नहीं दिखाते थे, और दूसरा मेडुसा जितना मजबूत नहीं था, इसलिए जियो मिंग ने जो कहा वह सही था। जियाओ मिंग के मुंह से मेडुसा का नाम सुनकर हाई बोडोंग की आंखों में एक अजीब सी घबराहट उभरी। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन तो क्या इसका इस नक्शे से कोई लेना देना है? कुछ नहीं, लेकिन अगर मेरी धारणा सही है, तो आपकी यह मुहर भी उसी ने लगाई है ना? इस मुहर ने आपको दशकों तक सील कर रखा है, क्या आप इसे खोलना नहीं चाहते? हाई बोडोंग स्वाभाविक रूप से इसे पूर्ववत करना चाहता था, और सीलबंद रहने के इन दशकों के दौरान उसने गुप्त रूप से 6ठी स्तरीय गोली का नुस्खा एकत्र कर लिया था जो सील को तोड़ सकता था। साथ ही उसने इस 6ठी स्तरीय गोली को परिष्कृत करने के लिए अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियां भी एकत्र कर ली थीं। हालांकि वह गोली 6ठी श्रेणी की गोली थी, और उसे परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता थी। हाई बोडोंग को विश्वास नहीं था कि उसके सामने बैठा बदमाश उसे गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कोई ढूंढ सकता है। हाई बोडोंग की निगाहों का सामना करते हुए जियाओ मिंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और ज्वाला की एक किरण छोड़ी और कहा, मैं अपना परिचय देना भूल गया, मेरा नाम जियाओ मिंग है। मैं एक कीमियागर हूँ, एक 6ठे दर्जे का कीमियागर। मेरे पास आपकी मुहर के लिए एक उपाय हो सकता है। 6ठी श्रेणी का कीमियागर, और यह है एक स्वर्गीय ज्वाला। जैसी कि उम्मीद थी,
हाई बोडोन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। उसने पहले कभी ऐसे युवा छठे दर्जे के कीमियागर के बारे में नहीं सुना था, उसे देखना तो दूर की बात थी। ये किसी प्राचीन शक्ति द्वारा प्रशिक्षित शिष्य था। खांसी। जियाओ मिंग की खांसी सुनकर हाई बोडोन को होश आया, लेकिन उसके पीले चेहरे पर एक कठोर मुस्कान उभर आई। तो मूल रूप से यह मास्टर जियाओ मिंग था। बेशक मास्टर जियाओ मिंग अवशेष मानचित्र का दूसरा आधा हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। जियो मिंग द्वारा अपनी पहचान घोषित करने के बाद हाई बोडोन का चेहरा कितनी जल्दी बदल गया था, ये देखकर जियो यीजियान की आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी, जो उसके बगल में शो देख रही थी, लेकिन अपनी खुद की काया के बारे में सोचकर आहें भर रही थी। कौन सा अनुरोध? हाई बोडोन ने अपने होंठ चाटे और तनावपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं आपसे छठी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के लिए कहना चाहूंगा। जब तक आप उस छठी स्तरीय गोली को परिष्कृत करते हैं, मैं आपको दोनों हाथों से अवशेष मानचित्र दूंगा, और इसके अलावा मास्टर को एक डू सम्राट पावर हाउस की मित्रता और अनुग्रह भी प्राप्त होगा, और मेरी ताकत ठीक होने के बाद मैं बिना शर्त आपकी एक चीज में मदद करूंगा। यह एक अच्छा सौदा लगता है। जियाओ मिंग ने आधी मुस्कान के साथ हाई बोडोन को देखा। हाई बोडोन को इस घूरने से थोड़ा असहज महसूस हुआ। मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको कीमियागरों के नियमों को जानना होगा। आपको नुस्खा और औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध करानी होंगी। ये देखकर कि जियो मिंग सहमत हो गया, हाई बोडोन ने अंततः राहत की सांस ली, और परिणामस्वरूप उसके पीले बूढ़े चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और बढ़ गई। हालांकि अपनी मुरझाए हथेलियों में दाढ़ी के कुछ बाल पकड़कर हाई बोडोन ने कुछ अजीब ढंग से कहा, मैंने नुस्खे के लिए आवश्यक अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियां पहले ही एकत्र कर ली हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक की कमी है। इस औषधीय पदार्थ को सैंड्स धतूरा कहा जाता है, जो केवल टैगर रेगिस्तान में ही पाया जा सकता है। तापमान जितना अधिक होगा, इसे ढूंढना उतना ही आसान होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं बर्फ की विशेषता की डू तकनीक की खेती करता हूँ, और मेरे शरीर पर रानी मेदुसा द्वारा लगाई गई मुहर है। जैसे ही मैं टैगर रेगिस्तान की गहराई में जाऊंगा, वह मुझे पहचान लेगी। इसलिए हाई बोडोन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव देखकर उसके बगल में बैठे जियान ने बिना कुछ कहे कहा, अरे तुम बदबूदार बूढ़े बूढ़े, तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे लिए इसे खोजें, है ना? जियाओ मिंग के लिए आपकी गोली को परिष्कृत करना पहले से ही घाटे का सौदा है, और तुम अभी भी चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए औषधीय सामग्री की तलाश करें। तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारा टूटा हुआ नक्शा का छोटा सा टुकड़ा बहुत कीमती है ना? जियान की बातें सुनकर हाई बोडोन शर्मिंदगी में मुस्कुराया और बहुत देर तक हिचकिचाया। फिर उसने कुछ लाचारी के साथ कहा, ठीक है, शायद मैं आपको थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ जो आपकी रुचि रखती है। सूचना। जियो मिंग को ये जानने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि वह क्या कहने जा रहा था। ये स्वर्गीय ज्वाला की खबर से ज्यादा कुछ नहीं था। वास्तव में हाई बोडोन ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया, ये स्वर्गीय ज्वाला के बारे में है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये जानकारी आपको रेत के धतूरे को खोजने में मेरी मदद कर सकती है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अहम। हाई बोडोन का गला जियाओ मिंग के निर्णायक उत्तर से भर गया। उसने जियाओ मिंग से यह कहने की उम्मीद नहीं की थी कि कीमियागरों के लिए स्वर्गीय लपटें कब से इतनी अनाकर्षक हो गईं। उसके बगल में बैठे जियो यीजियान और जियान भी थोड़े हैरान थे। क्या जियाओ मिंग इस बार स्वर्गीय ज्वाला की खोज के लिए टैगर रेगिस्तान में नहीं आया था? तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? हालांकि उनके दिलों में संदेह था, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा। लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चल गया कि जियाओ मिंग ने क्यों कहा था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने स्वर्गीय ज्वाला के बारे में सुना है और संभवतः ये भी जानता हूँ कि वह कहाँ स्थित है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बदले में कुछ और दें। यह हाई बोडोन को इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वह फूट फूट कर हंसा और कुछ देर तक चिंतन में अपना सिर झुकाए रहा। फिर अपना सिर उठाया और कहा, मैं जियामा साम्राज्य के मितेर परिवार का ग्रैंड एल्डर हूँ। जब तक आप सैन के धतूरा को खोजने में मेरी मदद करते हैं, जब मैं मितेर परिवार में वापस आऊंगा तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दे सकता हूँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 132 डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C132 डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी। अध्याय 132 डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी। हे महामहिम बर्फ सम्राट व्यापार में अच्छे हैं। मुझे केवल तब तक इनाम मिल सकता है जब तक कि मैं औषधीय जड़ी बूटी नहीं ढूंढ लेता और आपके लिए गोली को परिष्कृत नहीं कर लेता। ये सुनकर
हाई बोडोन के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि दूसरा पक्ष स्वर्गीय ज्वाला की खबर नहीं चाहता था तो वह और क्या दे सकता था। इसे भूल जाओ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखो कि तुमने आज क्या कहा, अन्यथा मुझे तुम्हें छठी श्रेणी के कीमियागर की भयावहता से अवगत कराने में कोई आपत्ति नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए और मेज से टाइगर रेगिस्तान का नक्शा उठाते हुए जियोमिंग ज़ियान और जियोईजियान के साथ तंबू से बाहर चला गया। जियोमिंग, क्या हम वास्तव में उस बदबूदार बूढ़े आदमी को औषधीय जड़ी बूटी खोजने में मदद करने जा रहे हैं? तंबू से बाहर निकलने के बाद ज़ियान ने संदेह से पूछा। जियोईजियान ने भी हैरानी भरी नज़र से देखा। ये सही है, जियोमिंग ने कहा, हालांकि हाई बोडोन को मारने से भी अवशेष मानचित्र मिलने की उच्च संभावना होगी। हालांकि हाई बोडोन ने उन्हें बहुत अधिक नाराज नहीं किया था, इसलिए जियोमिंग ऐसा नहीं करना चाहता था। यदि वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के उन दुष्ट लोगों में से एक होता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करने में सक्षम होता, लेकिन दूसरी पार्टी के साथ यदि चीजें शांतिपूर्ण तरीके से कारोबार की जा सकती थी, तो वह अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करने की कोशिश करता। बेशक, ये कहना नहीं है कि जियोमिंग एक अच्छा व्यक्ति है। अगर हाई बोडोन समझदार नहीं है, तो उसके पास नक्शे के ठिकाने का खुलासा करने के लिए अभी भी अन्य साधन हैं। लेकिन टाइगर रेगिस्तान सांप लोगों की जनजाति का निवास स्थान है, मेदुसा और भी अधिक क्रूर है। क्या होगा यदि आप टाइगर रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद उससे मिलते हैं? यहाँ तक कि है बोडोन के दू सम्राट क्षेत्र के साथ उसे इतने सालों तक सील कर दिया गया था। मुझे डर है। जियोईजियान के शब्द चिंता के बिना नहीं थे। चिंता मत करो, इस मामले के लिए मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। ज़ियाओमिंग मुस्कुराया। जाहिर है, वह निश्चितता के बिना लड़ाई नहीं लड़ेगा। अभी कुछ समय पहले उसने जियामा शाही परिवार से रजत सम्राट स्वर्गीय बाज की लाश प्राप्त की थी। जब तक वह अपने पंखों को स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंखों के रूप में परिष्कृत करता रहेगा, तब तक उसकी गति कई स्तरों तक बढ़ जाएगी, और तब तक कोई भी दू सम्राट उसे रोक नहीं सकेगा, यहाँ तक कि मेदुसा भी नहीं। इसके अलावा कीमियागर एसोसिएशन से प्राप्त टुकड़े में एक गुप्त तकनीक वाला एक स्क्रॉल था, और अब उस गुप्त तकनीक को विकसित करने का समय आ गया था। जब तक वह उस गुप्त तकनीक को सीखता रहेगा, मेदुसा के हाथों से बच निकलने की बात तो दूर, वह मेदुसा से लड़ने से भी नहीं डरेगा। ये देखकर कि जियोमिंग आश्वस्त था, जियोईजियान ने भी अपने दिल की चिंता को छोड़ दिया। सैंस धतूरा को खोजने की कोई जल्दी नहीं है। चलो पहले आराम करें और फिर रॉक डेजर्ट सिटी की यात्रा करें। हम जियोमिंग की व्यवस्था पर न तो ज़ियान और न ही जियोईजियान की कोई राय थी। थोड़ी देर आराम करने और कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए डेजर्ट सिटी में एक सराय की तलाश करने के बाद ज़ियाओमिंग और लड़कियां सीधे रॉक डेजर्ट सिटी की ओर चल पड़े। ज़ियाओमिंग और ज़ियान की गति और उनके मार्गदर्शन के लिए मानचित्र के साथ वे जल्दी से रॉक डेजर्ट सिटी पहुंच गए। हालांकि जब वे रॉक डेजर्ट सिटी पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। आकाश में सूर्य का आधा भाग क्षितिज पर छिप चुका था तथा मूलतः सफेद बादल रक्त लाल रंग में रंग गए थे। इसके अलावा शहर में कड़ी सुरक्षा थी। हर जगह भारी हथियारों से लैस सैनिक गश्त कर रहे थे, जिससे ज़ियाओमिंग, ज़ियान और ज़ियाओईजियान को एक अलग एहसास हो रहा था। चारों ओर देखने के बाद जियोईजियान ने अपने बगल में खड़े जियोमिंग को देखा। अंधेरा होने वाला है, क्या हम कोई सराय खोजें? चलो अभी इंतजार करते हैं, पहले किसी जगह चलते हैं। अपना सिर हिलाते हुए ज़ियाओमिंग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगर उसे सही से याद है तो जियोयान के बड़े भाई रॉक डेजर्ट सिटी में थे और उन्होंने यहाँ एक डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी स्थापित की थी। यहाँ आने का उनका उद्देश्य किंग लिन से मिलना था, जो डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। चूंकि वह वैसे भी उससे मिलने जा रहा था, इसलिए अब वह सीधे डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के पास जा सकता था। ज़ियाओईजियान और ज़ियान को अपने बारे में कुछ बताए बिना ज़ियाओमिंग ने सीधे एक राहगीर को रोका और उसके हाथों में सोने के सिक्कों से भरा एक थैला फेंक दिया। फिर राहगीर ने अपना सिर हिलाया और ज़ियाओमिंग और अन्य लोगों को डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के स्थान पर ले गया। यह महोदय आगे डेजर्ट मेटल मर्केनरी कंपनी का स्थान है, जिसका आपने उल्लेख किया था। आगे चल रहे व्यक्ति ने एक बाड़े की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बाड़े के ऊपर एक बैनर हवा में लहरा रहा था और उस पर लिखा था डेजर्ट मेटल मर्सिनरी। परिसर के बाहर कई हटे कट्टे आदमी अपने हाथों में हथियार लिए सीधे खड़े थे। उनकी तीखी निगाहें गेट से गुजरने वाले राहगीरों को घूर रही थीं। उनके शरीर से आ रही खून की हल्की गंध से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे सच्चे लौह रक्त वाले आदमी थे जो चाकू की धार पर नाच रहे थे,
न कि नौसिखिए जो अभी अभी भाड़े के सैनिक बने थे। राहगीर को हाथ हिलाकर यह संकेत देते हुए कि वह जा सकता है, जियो मिंग ने जियान और जियो यिजियान को परिसर के मुख्य द्वार की ओर ले गया। गेट पर खड़े ताकतवर लोगों ने पहले ही जियाओ मिंग और लड़कियों को देख लिया था, और जब उन्होंने जियाओ मिंग को अपनी ओर आते देखा तो वे तुरंत समूह के नेता जियाओ मिंग की ओर मुड़े और बोले, छोटे भाई, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम्हारा कोई काम है तो तुम कल आकर इस बारे में बात कर सकते हो। मैं यहाँ आपके साथ व्यापार के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपके बॉस को ढूंढने आया हूँ। अपने बॉस को बताए कि जियो मिंग नाम का एक आदमी उनसे मिलने आया है। कुछ लोगों ने निराशा में एक दूसरे को देखा। उनके मालिक जियाओ डेंग का उपनाम जियाओ था और आगंतुक का उपनाम भी जियाओ था। यह मालिक के कबीले का सदस्य होना चाहिए जो उससे मिलने आया था, है ना? जियो मिंग से पूछने और सकारात्मक जवाब मिलने के बाद उस आदमी ने भी जियो मिंग और उसके समूह को और नहीं रोका। इसके बजाय जियो डेंग और अन्य लोगों को लाने के लिए एक आदमी को भेजकर वह जियो मिंग और उसके समूह को परिसर की ओर ले गया। परिसर के अंदर वह आदमी उन्हें एक हॉल में ले गया, और जब जियाओ मिंग और उसका समूह कुछ देर तक हॉल में बैठा रहा तो अंततः हॉल के बाहर से एक आवाज आई, चरमराहट। हॉल का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक युवक का चेहरा, जो जियाओ यान से थोड़ा सा मिलता जुलता था, अचानक प्रकट हुआ। युवक ने सफेद वस्त्र पहन रखा था और उसकी आंखें सामान्य से कुछ अधिक चमकीली थीं, जिनमें थोड़ी बुद्धिमत्ता छिपी थी। उसके पीछे भाड़े के सैनिकों के कपड़े पहने एक और युवक था, जिसकी गहरी आंखें आलसी और कठोर थीं, और उसके चेहरे पर एक खूंखार भेड़िए जैसी क्रूरता छिपी हुई थी। जियाओ मिंग ने उन दोनों को तब देखा था जब वह कबीले में था, इसलिए इस समय वह गलत नहीं होगा। हालांकि जब उसने उन्हें देखा तो जियो मिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि जियोली की नज़र में असंतोष था। जियाओ मिंग की वर्तमान ताकत के साथ उसे यकीन था कि वह गलत नहीं समझेगा। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि जियोली क्या सोच रहा था। जियो मिंग ने उसकी परवाह नहीं की और इसके बजाय जियो डिंग को देखा, जो समूह का मुखिया था। जियो डिंग शांत था और जियो मिंग के आगमन से कुछ हद तक खुश लग रहा था। आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं, सर्वोच्च बुजुर्ग, ताकि मैं आपके स्वागत के लिए भोज की तैयारी कर सकूं। हे, इस तरह के उपद्रव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सर्वोच्च बुजुर्ग बन गया हूं। क्या एक कबीले का ही पत्र था जिसने आपको सूचित किया? जियो डिंग ने जियोली को बैठने के लिए कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समय पहले पिताजी ने हमें ये सूचित करने के लिए लिखा था। सुप्रीम एल्डर ने कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी मदद से कबीला निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 133, किंग लिन। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। CE 133, किंग लिन। अध्याय 133, किंग लिन। परिवार का विकास सभी के प्रयास पर निर्भर करता है। केवल मुझ पर निर्भर रहना बेकार है। मुझे अभी भी बाहर जाने और कुछ और यात्राएं करने की उम्मीद है। जियो मिंग ने धीरे से ये शब्द कहे। जहां तक कबीले के विकास की बात है, चचेरे भाई जियाओशान ने अच्छा काम किया है। चचेरे भाई जियाओशान की ताकत बहुत पहले ही डू स्पिरिट तक पहुंच गई है। कबीले में उसके साथ कबीले ने बहुत तेजी से विकास किया है और पहले से ही वू टैन सिटी पर कब्जा कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है, तुम सब कबीले में वापस क्यों नहीं चले जाते? ये कहते हुए जियाओ मिंग ने उन दोनों की ओर देखा। इस नज़र से वह उनके वर्तमान क्षेत्र को देख सकता था। जियाओ डिंग और जियाओ ली दोनों डू मास्टर स्तर पर थे, एक 2 सितारा डू मास्टर और दूसरा 5 सितारा डू मास्टर। उनके शरीर में विकसित की गई डू क्यूई को भी शुद्ध और गाढ़ा माना जाता था, जिसे हुआंगवर्क की क्यूई विधि से प्राप्त करना असंभव था। इसलिए उन्होंने अवश्य ही उन डू तकनीकों और क्यूई विधियों को विकसित किया होगा जो वह शियाओ परिवार के लिए लेकर आए थे। जियो डिंग और जियो ली की क्षमता जियो परिवार में खराब नहीं थी। अगर वे जियो शान के रूप में जियानान अकादमी में प्रवेश करते तो उनकी ताकत इतनी कम कैसे हो सकती थी? वास्तव में बाहर जाकर लड़ने की बजाय उनके लिए परिवार में चुपचाप खेती करना बेहतर था। यह जियाओ मिंग के ये पूछने पर जियाओ डिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ये कुछ कठिनाइयों के कारण है कि हम घर से दूर हैं। आप ये भी जानते हैं कि मेरे तीसरे भाई के शरीर की एक अजीब स्थिति है। हम बस उसके लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं। जियो मिंग ने समझ में सिर हिलाया। दोनों जियो भाई वास्तव में जियोयान के बारे में काफी चिंतित थे, इसलिए ये समझ में आता था कि वे ऐसा करना चाहते थे। हालांकि वे भविष्य में जियोयान से कबीले से संबंध तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे, जो इतना आसान नहीं था जितना कि बिना किसी और बात के अलग हो जाना और चले जाना।
जियोडिंग ने आगे कहा, इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ पहले जो हुआ उसके बारे में भी। बड़े भाई, उससे इतनी बात करने का क्या मतलब है? जियोडिंग और जियोमिंग के बीच शांत बातचीत सुनकर जियोली कुछ हद तक असंतुष्ट थी। दूसरे भाई, जियोडिंग ने उसे फटकार लगाई, फिर जल्दी से जियोमिंग से माफी मांगने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्षमा करें सुप्रीम एल्डर, दूसरे भाई को इन दिनों बाहर रहने के दौरान एक फूल पूंछ वाले सांप ने जहर दे दिया था। उसकी भावनाएं थोड़ी अस्थिर हैं, इसलिए उसने आपको बहुत नाराज किया, कृपया इसे गंभीरता से न लें। फूल पूंछ वाले सांप द्वारा जहर? अगर मैं उस पर विश्वास करता तो मैं मूर्ख होता। जियोमिंग देख सकता था कि यह जियोली निश्चित रूप से उससे नाखुश था। ऐसा नहीं था कि उसने उसे पहले नाराज किया था, और उसकी नाराजगी का कारण शायद जियोयान और नालान यानरान का मामला था। जियोली क्या सोचती है, इस बारे में विस्तार से जानने की जहमत उठाए बिना और जियोली को नजरअंदाज करते हुए जियोमिंग सीधे खड़ा हो गया और जियोडिंग से कहा, भूल जाओ, मैं तुम लोगों से परेशान नहीं होने वाला। मैं इस बार तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढने आया हूँ। बस उस व्यक्ति को बुलाओ और मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूँ। ओह, ठीक है। जियोमिंग के शब्दों को सुनकर जियोडिंग को भी पता था कि यह बातचीत जारी नहीं रहने वाली थी, और पहले जियोली पर एक तिरस्कार भरी नजर डाली और फिर जियोमिंग की ओर मुड़ा। सुप्रीम एल्डर किसे ढूंढ रहे हैं? एक लड़की जिसके अंदर सांप लोगों का खून है। ये वही है। जैसे ही जियोमिंग ने कहा, जियोडिंग को पता था कि यह व्यक्ति कौन था, क्योंकि विशेषताएं इतनी स्पष्ट थीं कि किंगलिन पूरे डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी में एकमात्र व्यक्ति था जो उससे मेल खाता था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि जियाओ मिंग उसे क्यों ढूंढ रही थी, फिर भी जियाओ डिंग ने किसी से उसे हॉल में बुलाने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद जो भाड़े का सिपाही बाहर गया था, एक लड़की के साथ अंदर आया। कमरे में दाखिल होने वाली लड़की बहुत बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसके रूप रंग से ऐसा लग रहा था कि वह जियान से थोड़ी छोटी है। उसने थोड़ा हरा और नीला परिधान पहना था, जिससे उसकी पतली पतली कमर दिख रही थी। इस तरह की पोशाक इन सीमावर्ती शहरों की खासियत थी, और उसके खूबसूरत लंबे हरे बाल एक जुड़वा चोटी में उसके पैरों तक गिरे हुए थे। एक आकर्षक नाजुक तरबूज चेहरा, एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह, और एक शर्मीली नज़र, एक भयभीत खरगोश की तरह, किसी के दिल को हिला देती है। बॉस, मैं उसे यहाँ लाया हूँ। आप पहले रिटायर हो सकते हैं। जियोडिंग ने सिर हिलाया, फिर जियोमिंग की ओर मुड़ा और कहा, सुप्रीम एल्डर, ये वह स्नेक पीपल हाइब्रिड है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर कि जियोमिंग ही विशेष रूप से उसे ढूंढ रहा था, किंगलिन ने जियोमिंग को जिज्ञासा से देखा, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि जियोमिंग भी उसे देख रहा था, जिससे उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ गईं। जियोमिंग की निगाहें देखकर किंगलिन ने तुरंत एक भयभीत खरगोश की तरह अपना सिर नीचे कर लिया। उसे देखते हुए जियोमिंग ने ध्यान से किंगलिन की बांह को उसकी आस्तीन में छिपा हुआ देखा, जिसके ऊपर कुछ हरे रंग के शल्क उग रहे थे। ये पुष्टि करते हुए कि वह वही व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहा था, जियोमिंग ने ज्यादा बकवास नहीं की और सीधे मेज पर एक गोली की बोतल निकाली और कहा, मैं इस व्यक्ति को ले जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं, जियोडिंग ने जवाब दिया। अच्छा, तो मैं विदा लेती हूँ। जियाओ यीजियान को सिर हिलाकर और उसे किंगलिन को अपने साथ ले जाने के लिए कहने के बाद जियाओ मिंग और लड़कियां हॉल से बाहर चली गईं। जियाओ मिंग की पीठ और दूर गायब होती लड़कियों को देखते हुए जियाओली ने अपने बड़े भाई जियाओडिंग से असंतुष्ट होकर कहा, बड़े भाई, आप उससे लिटिल यानजी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जब मिस्टी क्लाउड सेक्ट दरवाजे पर आया तो वह बस वहां बैठा रहा और कुछ नहीं किया। चलो दूसरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि लिटिल यानजी भविष्य में हमारे पिता को प्रभावित किए बिना कबीले को छोड़ दे, तो केवल जियोमिंग ही बात कर सकता है। आप इस बार बहुत आवेगी हैं। जियोडिंग ने गहरी आवाज में कहा। जैसा कि जियाओमिंग ने सोचा था, ऐसा नहीं था कि कोई भी जब चाहे कबीले में शामिल हो सकता था और जब चाहे कबीले को छोड़ सकता था। खासकर जब से जियोयान कबीले के मुखिया का बेटा था और जियो परिवार ने वर्षों से उस पर बहुत सारे संसाधन खर्च किए थे, भले ही वह बेकार हो गया हो, ये कबीले को छोड़ने का पर्याप्त कारण नहीं था। कबीले के जो सदस्य पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, वे एक साथ संगठित हो जाते थे। केवल वे ही जो पर्याप्त रूप से मजबूत थे, अपने जीवन की योजना बना सकते थे। भले ही वे बुजुर्ग जियोझान के खिलाफ जियोयान के मामले का इस्तेमाल न करें, कबीले के नियम इसकी अनुमति नहीं देंगे। इसलिए जियोडिंग वास्तव में जियोमिंग का उपयोग करने के बारे में सोच रहा था। अगर जियोमिंग इस मामले के बारे में एक या दो शब्द कहने को तैयार था, तो स्वाभाविक रूप से जियो परिवार में कोई भी इस पर जोर नहीं देगा।
जियाओली ने स्वाभाविक रूप से इस मामले को समझा, लेकिन जिद्दी होकर कहा, लेकिन जियाओ मिंग स्पष्ट रूप से इस मामले को सुझाने के लिए कदम उठा सकता था जब नालन यानरान परिवार के पास गया था, लेकिन वह अभी भी अपनी सीट से शो देख रहा था, इसलिए उसे लिटिल यानजी की परवाह नहीं होगी। उसने लिटिल यानजी को किसी तरह की 3 साल की व्यवस्था करते हुए भी देखा। लिटिल यानजी की शारीरिक स्थिति के साथ वह उस 3 साल की बकवास कैसे जीत सकता है। यह जियो डिंग भी उसकी बातों पर कुछ हद तक चुप रही। जियो परिवार के स्तंभ के रूप में जियो मिंग ने उस समय इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वास्तव में वह थोड़ा नाराज भी था। हालांकि वह ये भी समझता था कि ऐसा नहीं था कि जियाओ मिंग उन पर कुछ भी बकाया था। जियाओ मिंग 6 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए परिवार से दूर चला गया था और उनसे बिल्कुल भी परिचित नहीं था, और जियाओ शान पूरे जियाओ परिवार में एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ उसके सबसे अच्छे संबंध थे। पिछले कुछ सालों में जियाओ मिंग ने परिवार को कई अच्छी चीजें भेजी और उन्हें इससे बहुत फायदा हुआ। उसके दूसरे भाई ने पूरक थंडर विशेषता तकनीकों का एक सेट भी विकसित किया था जिसे जियाओ मिंग ने वापस भेजा था, और यह बहुत पैसे के लायक था। इसके अलावा जियो मिंग ने उन्हें अपने पिता के लिए जियोयान को एक कीमियागर के पास ले जाने के लिए एक 4थी श्रेणी की गोली का नुस्खा भी दिया था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि न केवल जियो मिंग पर उनका कोई ऋण नहीं था, बल्कि वे जियो मिंग के ऋणी थे। जियाओ मिंग पर आरोप लगाना चाहते हुए जियाओ डिंग भी जानता था कि वास्तव में उनके पास कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जिस क्षण से जियाओ मिंग दरवाजे पर आया, उसने विनम्रता से काम किया। जो बात जियाओ डिंग समझ गया, क्या जियाओली नहीं समझेगा? वास्तव में वह भी इसे समझता था, लेकिन कभी कभी किसी की भावनाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वे अपने छोटे भाई से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने जियाओ यान के लिए एक आश्रय बनाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। एक आह भरते हुए जियो डिंग ने कहा, भविष्य में इस मामले का जिक्र मत करना। आज तुमने अपना मुंह खोला और जियो मिंग को नाराज कर दिया। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम एक ही कबीले से हैं, तो मुझे डर है कि उसने हमें सबक सिखाने का बीड़ा पहले ही उठा लिया होता। मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जियो मिंग इस बार किंग लिन को क्यों ढूंढ रहा था। जो भी हो, जियाओ मिंग का चरित्र हमेशा अच्छा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह किंग लिन के साथ कुछ भी बुरा करेगा। ... मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C134 ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स। अध्याय 134 ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फूड पुपिल्स। डेजर्ट मेटल मर्केनरी कंपनी के निवास से निकलने और यह महसूस करने के बाद कि अंधेरा होने वाला था, जियो मिंग ने लड़कियों को रात बिताने के लिए रॉक डेजर्ट सिटी में एक सराय खोजने के लिए प्रेरित किया। कमरे में जियाओ मिंग एक कुर्सी पर बैठी थी, जबकि किंग लिन कुछ घबराई हुई सी मेज के पास खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जियाओ मिंग उसे ढूंढने क्यों आया था। क्या यह हो सकता है कि वह उसे उसके सांप लोगों के वंश के लिए प्रताड़ित करना चाहता था? किंग लिन के मन में बिल्कुल भी सकारात्मक विचार नहीं थे। आखिरकार जब वह बच्ची थी तब से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और उसकी स्थिति जियोयान के बर्बाद हुए 2 वर्षों से कहीं अधिक खराब थी। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर और युवा महिलाओं, क्या आपको किंग लिन की किसी चीज की जरूरत है? कांपते हुए किंग लिन ने दयनीय रूप से कहा। जियान ने किंग लिन को देखा, जो उससे भी छोटी थी, और उत्सुकता से बोली, हाँ, हमें इस छोटी लड़की से क्या चाहिए? किंग लिन, इधर आओ। जियान के सवाल का सीधे जवाब दिए बिना जियो मिंग ने किंग लिन की ओर अपना हाथ लहराया। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद किंग लिन फिर भी धीरे धीरे जियाओ मिंग के पास पहुंचा। किंग लिन की बांह पकड़कर उसे थोड़ा आगे खींचते हुए जियो मिंग ने ध्यान से किंग लिन के कुछ लाल चेहरे को देखा। ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह किंग लिन की आंखों में देख रहा था। किंग लिन की पनीली आंखों में घूरते हुए जियो मिंग को एहसास हुआ कि उसकी पन्ने जैसी हरी आंखों की गहराई में 3 बेहद छोटे फिरोजा रंग के धब्बे छिपे हुए थे। उसकी मनमोहक गहरे हरे रंग की पुतलियों को ध्यान से देखते हुए जियो मिंग ने अचानक महसूस किया कि उसके मन में थोड़ा उतार चढ़ाव आया है। हालांकि इसे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अपनी आत्मिक शक्ति के साथ ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स अभी भी उस पर कुछ छोटा सा प्रभाव डाल सकता था, जो वास्तव में जादुई था। जैसे ही जियाओ मिंग ने किंग लिन को देखा, स्वाभाविक रूप से उसने भी उसे देखा। इस समय जियो मिंग को देखकर, जो उसके बहुत करीब था, किंग लिन का सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था, और उसका नाजुक और प्यारा सा तरबूज चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह किसी पुरुष को देख रही थी,
और वह देख सकती थी कि इस व्यक्ति की आंखों में उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं था। युवा मास्टर किंगलिन को लगा कि वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने फुसफुसा कर कहा। जब वह होश में आया तो जियोमिंग ने देखा कि किंगलिन की आंखों में छोटे धब्बे गायब हो गए थे, इसलिए उसने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। क्या इस लड़की की आंखों में कुछ गड़बड़ है? जियो यीजियान इतनी तेज थी कि उसने नोटिस कर लिया कि एक पल पहले जियोमिंग की नज़र कहाँ थी। उसकी आंखें ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स हैं। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स। जियो यीजियान ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या ये किसी प्रकार की विशेष काया है? किंगलिन, जो थोड़ा ठीक हो गया था, उसने भी शर्म से जियाओ मिंग को देखा, उससे उसकी आंखों के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, वास्तव में इसे एक विशेष काया कहा जा सकता है। ये कुछ हद तक एक अजीब तरह की जन्मजात काया है, जो केवल मनुष्यों और नाग लोगों की संतानों में ही दिखाई दे सकती है, जिनके पास यह विशेष काया है। अगर वे इसमें महारत हासिल करते हैं तो वे लोगों को मतभ्रम कर सकते हैं। इसके बारे में सोचें, अगर किसी के खिलाफ लड़ते समय आप अचानक प्रतिद्वंद्वी को अचेत कर देते हैं, या इससे भी बदतर प्रतिद्वंद्वी को सीधे अपने साथी को मारने देते हैं, तो वे इसके बारे में कैसा महसूस करेंगे? जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और किंगलिन के छोटे से सिर को सहलाया। जियान ने सवाल नहीं सुना, उसकी आंखें जियाओ मिंग के हाथ पर टिकी थीं, और ये देखकर कि उसने किंगलिन के सिर पर हाथ फेरा था, उसकी आंखें एक पल के लिए थोड़ी सिकुड़ गईं। जियो यीजियान ने जियो मिंग द्वारा वर्णित दृश्य के बारे में एक पल के लिए सोचा और कुछ आश्चर्य के साथ कहा, विशेषज्ञों के बीच लड़ाई का समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी उल्लंघन एक व्यक्ति को मार सकता है, और इस तरह की विशेष काया किसी की आत्मा को प्रभावित कर सकती है, जो वास्तव में भयानक है। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स की भयावह उपस्थिति इससे कहीं अधिक है। हालांकि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स वो फुल पॉइजन बॉडी जितनी भयावह नहीं है, लेकिन इसकी अजीब विशेषताएं वो फुल पॉइजन बॉडी से कम नहीं हैं। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स लगभग सभी सांप जैसे जादुई जानवरों का दुश्मन है, जो सांप जैसे जादुई जानवरों के साथ एक तरफा जबरदस्ती संबंध बनाने में सक्षम है। इस प्रकार उन्हें नियंत्रित करता है। प्राचीन स्वर्ग सर्प और 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के अपवाद के साथ, इसके अलावा ये जादुई जानवरों या यहाँ तक कि लोगों को भी अपनी पुतलियों के भीतर बनाए गए स्थान में संग्रहित कर सकता है। यद्यपि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों द्वारा खोले गए स्थान का आकार सीमित है, लेकिन उपयोगकर्ता की शक्ति बढ़ने के साथ ही स्थान का आकार भी बढ़ जाएगा। अंतरिक्ष में ले जाए गए जादुई जानवर या व्यक्ति की शक्ति को उपयोगकर्ता द्वारा धीरे धीरे अवशोषित किया जाएगा, और यद्यपि भक्षण की गति धीमी है और शक्ति की सीमा है, फिर भी यह एक अद्वितीय क्षमता है। जियो मिंग की यह बात सुनकर जियान और जियो यीजियान ने तुरंत जियो मिंग के सामने शर्मीले किंगलिन को आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस कमजोर दिखने वाली लड़की का शरीर इतना भयानक और विशेष होगा। किंगलिन को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि जियो मिंग ने कहा कि उसकी आंखें बहुत शक्तिशाली थीं। उसने अपना बचपन मारपीट और अपमान सहते हुए बिताया था और लंबे समय से उसके अंदर हीन भावना विकसित हो गई थी, और जियान और जियो यीजियान की उस पर टकटकी लगाए देखने से उसने डर के मारे अपने कंधे उचका दिए। उसे इस अवस्था में देखकर जियो मिंग ने एक सौम्य मुस्कान प्रकट की। तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम अब से मेरे पीछे आ सकते हो। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? किंगलिन ने धीमी आवाज में पूछा। तुमसे नफरत? मुझे तुमसे नफरत क्यों करनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा वंश सांप लोगों का है। सांप लोगों का वंश होना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूँ? जियाओ मिंग ने किंगलिन के छोटे से सिर को थपथपाया और जियाओ यीजियान और जियान की ओर इशारा करते हुए कहा, न केवल मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा, बल्कि वे भी तुमसे नफरत नहीं करेंगे। जियो मिंग की उंगली का अनुसरण करते हुए किंगलिन ने पाया कि सफेद कपड़े पहने जियो यीजियान ने उससे एक सौम्य मुस्कान दी, जबकि जियान, जो उससे थोड़ा बड़ा था, उसे देखकर मुस्कुराया नहीं, लेकिन नाराजगी का भाव भी नहीं दिखाया। किंगलिन को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, जैसे कि उनमें रेत घुस गई हो। किंगलिन, इस विशाल जीवन में आपको हमेशा एक या एक से अधिक शुभ बादल मिलेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनके साथ व्यवहार करने के बजाय इन शुभ बादलों के नीचे एक सुखद सैर क्यों न करें? टीएल, शुभ बादल, खुशी और सौभाग्य का प्रतीक। हालांकि मैं जरूरी नहीं कि आपका शुभ बादल ही हूँ, लेकिन मेरे साथ होने के कारण आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसा रहेगा? क्या आप मेरा अनुसरण करने में रुचि रखते हैं? जियो मिंग के शब्दों को सुनकर किंगलिन वहीं जम गई, और लंबे समय के बाद
उसके प्यारे नाजुक चेहरे पर थोड़ा सा अजीब सा रंग दिखाई दिया। उसकी सुंदर नाक धीरे से हिल गई क्योंकि उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया और 3 बेहद पतले फिरोजा धब्बे अचानक एक बार फिर से विशेष गहरे हरे रंग की पुतलियों के बीच चुपचाप उभर आए। शुभ बादल, जियो यी जियान ने चुपचाप बुदबुदाया, जियो मिंग की तरफ देखते हुए। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसके विचार अज्ञात थे। मम्मा, मैं तैयार हूँ। किंगलिन ने अपना छोटा सा सिर जोर से हिलाते हुए सिर हिलाया। किंगलिन को सिर हिलाते देख जियो मिंग भी बहुत खुश हुआ। हालांकि किंगलिन की राय पूछने में थोड़ी देर हो गई थी, फिर भी प्रक्रिया का पालन करना पड़ा और किंगलिन की सहमति से बहुत परेशानी से बचा गया। कम से कम अब जब किंगलिन ने अपना सिर हिला दिया है तो वह भविष्य में उसे धोखा नहीं देगी। ठीक है, मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम जियाओ मिंग है। सफ़ेद कपड़े पहने मेरी बड़ी बहन का नाम जियाओ यी जियान है और वह, जो आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, उसका नाम जी यान है। जियो मिंग ने जियो यी जियान और जी यान की ओर इशारा किया, जो कुछ देर से उसके बगल में दृश्य देख रहे थे, और कहा, यंग मास्टर जियो मिंग, सिस्टर जियो यी जियान, सिस्टर जी यान। किंगलिन ने जियो मिंग और लड़कियों का बहुत आज्ञाकारी ढंग से स्वागत किया। किंगलिन का आज्ञाकारी और शिष्ट रूप बहुत ही मनमोहक था, जिससे जियो यी जियान उसके करीब आया और उसके गालों को चुटकी से दबा लिया। मुझे सिस्टर शियान, छोटी बहन कहो। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 135, पंखों को परिष्कृत करना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C135, पंखों को परिष्कृत करना। अध्याय 135, पंखों को परिष्कृत करना। जब उन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया तो किंगलिन जियाओ मिंग और लड़कियों से काफी परिचित हो गई और वह पहले से कम शर्मीली हो गई। शाम को एक साधारण भोजन के बाद जियाओ मिंग ने जियान और अन्य लड़कियों के साथ बात की और रॉक डेजर्ट सिटी के पास एक पर्वत श्रृंखला की खोज के लिए एक नक्शे के साथ सराय से बाहर निकल गया। जियाओ मिंग ने कुछ 100 मील की उड़ान भरी और बमुश्किल एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला तक पहुंच पाया। जियाओ मिंग के डूक्यू पंख फड़कने लगे और वह पर्वत श्रृंखला पर उतरा। सबसे पहले जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा की शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकाला और पर्वत श्रृंखला पर एक अच्छी नज़र डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस पर कोई उच्च श्रेणी के जादुई जानवर तो नहीं है। गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के बाद जियो मिंग ने मुड़कर अपनी स्टार रिंग को स्कैन किया और सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ गुफा के केंद्र में एक विशाल जादुई जानवर की लाश दिखाई दी। रजत सम्राट स्वर्गीय बाज। जियो मिंग ने अपने सामने जादुई जानवर की लाश को देखा और उसके चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखाई दी। रजत सम्राट स्वर्गीय बाज की लाश 15 मीटर आकार की थी और उसका पूरा शरीर चांदी सफ़ेद था, विशेष रूप से चांदी सफ़ेद पंखों की जोड़ी, जो गुफा के शीर्ष पर चांदनी पत्थर के नीचे चमकती थी, जैसे कि उसमें एक विशेष चमक थी। यद्यपि सिल्वर एम्परर हेवनली फाल्कन को मरे हुए कई वर्ष हो चुके हैं, फिर भी जब वह जमीन पर पड़ा था तो उसके अवशेष अभी भी भयंकर और राजसी आभा बिखेरते थे। रजत सम्राट स्वर्गीय बाज के अवशेषों की ओर चलते हुए जियाओ मिंग ने उसके पंखों को छुआ और उनसे एक ठंडी अनुभूति महसूस की, हालांकि इस ठंडक के भीतर एक हल्की गर्मी भी थी। जियाओ मिंग ने संतोष में सिर हिलाया क्योंकि उसने रजत सम्राट स्वर्गीय बाज के अवशेषों के भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। जियामा पवित्र परिवार ने इस रजत सम्राट स्वर्गीय बाज के अवशेषों को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया है। पंखों के अलावा अन्य भागों का उपयोग करने के लिए अभी भी इसका मूल्य है, लेकिन इस बार स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंखों के लिए केवल पंखों को परिष्कृत करना आवश्यक होगा। यह विचार करते हुए जियाओ मिंग ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक तेज लाल तलवार दिखाई दी। लाल आग की एक परत चुपचाप फैल गई और अंततः ब्लेड के ऊपर टिक गई और चिलचिलाती गर्मी के कारण तेज तलवार से एक पतली सफ़ेद धुंध उभरने लगी। स्वोश! शाओ मिंग ने तलवार पकड़ी और उस स्थान पर निर्दयता से वार किया जहां चांदी सफ़ेद पंख जादुई जानवर के शरीर से टकराते थे, और जब तलवार उसके शरीर में घुस गई तो शाओ मिंग ने अत्यधिक मजबूत प्रतिरोध महसूस किया। जब मेरे पास समय होगा तो मैं सिल्वर एम्परर हेवनली फाल्कन की त्वचा का उपयोग कुछ कवच बनाने के लिए कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत प्रभावी होगा। जैसा कि उसने इस बारे में सोचा, जियो मिंग ने अपने हाथ पर और अधिक वजन डाला। अपनी तलवार घुमाते हुए उसने धीरे धीरे जादुई जानवर की त्वचा को सफ़ेद और चांदी के पंखों के आधार पर काट दिया। मांस के इन टुकड़ों की चिंता किए बिना जियाओ मिंग ने सावधानीपूर्वक जानवर के सूखे शरीर के पीछे 2 बड़े छेद काट दिए, फिर उसके पंखदार पंखों को हटाकर सावधानी से उन्हें एक तरफ रख दिया। इसके बाद
वह सिल्वर एम्परर हेवनली फाल्कन के मुख्य शरीर को वापस अपने स्टार रिंग में ले गया और जमीन पर पंखों की विशाल जोड़ी को देखते हुए जियो मिंग ने फिर से अपने स्टार रिंग से चीजें निकालना शुरू कर दिया। गोल्ड गीज संप्रदाय की स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंख वास्तव में एक दुर्लभ फ्लाइंग डू तकनीक थी और इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह अपनी गति बढ़ाने के लिए शोधन सामग्री की गुणवत्ता पर भरोसा करने में सक्षम थी, जो विकास के एक वैकल्पिक मोड के समान था और अन्य फ्लाइंग डू तकनीकों की तुलना में ये वास्तव में अद्वितीय थी। हालांकि स्वर्गीय हंस के इस 9 स्तरीय पंखों को परिष्कृत करने के लिए किसी को भी बहुत अधिक देखभाल करनी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री के अलावा, जो कि एक जादुई उड़ने वाले जानवर के पंख हैं, बहुत सारी अन्य सहायक सामग्रियों की भी आवश्यकता है। लेकिन ये बहुत अधिक समस्या नहीं है। जियो मिंग के पास बहुत समृद्ध संग्रह था और उसके संग्रह में वे सभी सहायक सामग्रियां थीं। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जियाओ मिंग ने पंखों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जैसा कि सभी जानते हैं, एक उड़ते हुए जादुई जानवर के अधिकांश पंखों पर आमतौर पर जादुई जानवर की ही अवशिष्ट आभा बची रहती है, जो एक भयंकर और अत्याचारी आभा होती है। इसलिए पंखों को परिष्कृत करने में पहला कदम अवशिष्ट जादुई पशु आभा को परिष्कृत करना था। पैरों को क्रॉस करके बैठे हुए जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और जमीन पर चौड़े चांदी के पंख उसके सामने तैर गए। जियाओ मिंग ने पहले से ही स्वर्गीय हंस शोधन तकनीक के 9 स्तरीय पंखों को याद कर लिया था। एक राजसी आत्मिक शक्ति धीरे धीरे जियाओ मिंग के माथे से फैल गई और अंततः एकत्रित होकर सफेद और चांदी के पंखों की ओर सावधानीपूर्वक कुंडलित हो गई। धमाका! जिस क्षण जियो मिंग की आत्मा शक्ति पंखों के संपर्क में आई, उसके दिमाग में तुरंत एक दबी हुई आवाज फूट पड़ी और फिर उसकी आत्मा उड़ गई और उसके सामने की दुनिया अचानक बदल गई। यह एक बर्फ सफेद जगह थी और इससे पहले कि वह इसे अच्छी तरह से देख पाता, उसके पीछे एक चीख सुनाई दी और जियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाकर देखा, केवल चांदी सफेद हवा की धाराओं से बने एक विशाल जानवर को देखने के लिए, जिसका सिर प्रकाश के एक अत्याचारी लाल स्तंभ से भरा था, जो उसे एक जोड़ी डरावनी आंखों से घूर रहा था। ये जानवर अपने आकार को देखते हुए बिल्कुल रजत सम्राट स्वर्गीय बाज की तरह लग रहा था, इसलिए यह उसी की बची हुई आभा होगी। जब उसने अंतरिक्ष के मालिक को देखा तो जियो मिंग विनम्र नहीं था और उसकी आत्मा की शक्ति भयंकर रूप से फट गई। मानो वह हमला करने की पहल करने के लिए जियो मिंग पर क्रोधित था। उड़ने वाला जादुई जानवर गुस्से में दहाड़ता हुआ जियो मिंग की ओर शोर मचाता हुआ उड़ गया। दुर्भाग्य से जियो मिंग की आत्मा शक्ति इतनी मजबूत थी कि जैसे ही उसने जानवर के शरीर को छुआ, वह तुरंत एक चांदी सफेद धारा में बिखर गया। बेशक हवा की चांदी सफेद धारा का जियाओ मिंग पर मुश्किल से ही थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और इसके प्रभाव में जियाओ मिंग द्वारा भेजी गई आत्मिक शक्ति में केवल हल्की सी झुंझुनी महसूस हुई। सिल्वर एम्परर हेवनली फाल्कन में गड़गड़ाहट की विशेषता है। ये चांदी सफेद हवा की धाराएं स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट की विशेषता के साथ दूषित हैं। अगर यह हमें नहीं होता, अगर किसी और को इस वायुधारा से निपटना पड़ता तो ये थोड़ा जटिल हो सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जियाओ मिंग ने एक त्वरित लड़ाई का फैसला किया। उसने बिखरी हुई हवा की धाराओं को एक क्षेत्र में इकट्ठा किया और अपने दिमाग की एक झट से जियाओ मिंग के सामने एक अदृश्य ज्वाला प्रकट हुई। अदृश्य ज्वाला फॉलन हॉट ज्वाला थी। इस प्रकार की अवशिष्ट जादुई पशु श्वास के विरुद्ध फॉलन हॉट ज्वाला सबसे अधिक कुशल थी। निस्संदेह पतित हृदय ज्वाला की जलन के तहत हवा की चांदी सफेद धाराएं तुरंत समाप्त हो गईं। गुफा में जियाओ मिंग ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। उसके गले से धीरे धीरे धुंधली हवा का झोंका निकला। इस समय जियाओ मिंग को अभी अभी किए गए शोधन के बाद थका हुआ नहीं लग रहा था। ये सब उसकी मजबूत आत्मा शक्ति और गिरे हुए हृदय की लौ की बदौलत था। जियो मिंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र धीरे धीरे उसके सामने लटके सफ़ेद और चांदी के पंखों पर चली गई। पिछले शोधन के बाद जो उग्र आभा उससे रिस रही थी, वह और भी अधिक आकर्षक हो गई थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि पिछले शोधन का कोई छोटा प्रभाव नहीं था। बिना समय बर्बाद किए जियो मिंग ने अपनी उंगली चटकाए और उसके शरीर से एक ज्वलंत ज्वाला फूट पड़ी, जो अंततः धीरे धीरे उसके शरीर से निकलकर उसके सामने हवा में उठने लगी। जियाओ मिंग की आत्मशक्ति ने ज्वाला के तापमान को एक उपयुक्त सीमा के भीतर बनाए रखा और एक पल के बाद जियाओ मिंग ने अपना हाथ लहराया और उसके सामने लटके चांदी सफ़ेद पंख सीधे हवा में लिपटों के बड़े द्रव्यमान में लॉन्च हो गए। जैसे ही उसने पंख फेंके, हवा में अचानक आग की लपटें उठने लगी और उनमें से एक भयानक तापमान बाहर आया, जिसने पूरी गुफा को भट्टी की तरह भून दिया। इतने उच्च तापमान पर लगभग 2 घंटे तक भूनने के बाद सिल्वर एम्परर हेवनली फाल्कन के पंख अंततः बदल गए।
सिर्फ एक चिपचिपा चांदी जैसा तरल पदार्थ ही दिखाई दे रहा था जो इसकी चिकनी चांदी जैसी सफ़ेद सतह से रिस रहा था। एक बार जब ये तरल पदार्थ दिखाई दिया तो ये पंखों के साथ गिर गया। ये तरल पदार्थ जमीन पर नहीं गिरा बल्कि आग की लपटों में ही रहा, धीरे धीरे घूमता रहा। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 136 समाप्त। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम समाप्त। अध्याय 136 समाप्त। जब तरल की पहली बूंद गिरी तो वह कुछ समय तक बहती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया चांदी सफ़ेद पंख छोटे होते गए, जबकि नीचे का चांदी सफ़ेद तरल पदार्थ अधिक से अधिक घना होता गया। सही का निशान लगाना। बहुत देर बाद अचानक गुफा में एक हल्की तीखी आवाज़ गूंजी। ज़ियाओ मिंग की थोड़ी बंद आंखें खुली और उसने थोड़ा ऊपर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि लपटों पर चांदी सफ़ेद पंख पूरी तरह से गायब हो गए थे और उनकी जगह एक चिपचिपा चांदी सफ़ेद तरल था। जियो मिंग की लौ के उच्च तापमान के कारण तरल में छोटे बुलबुले बनते थे और हर बार जब बुलबुले फटते थे तो एक अजीब ऊर्जा निकलती थी। चांदी जैसे सफ़ेद तरल को देखकर जियो मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने लंबे समय तक इसे परिष्कृत करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार इसे इस रूप में परिष्कृत कर दिया था। उसके दिमाग की एक हल्की हलचल के साथ कमरे में भरी हुई लौ का तापमान तेजी से बढ़ गया और जियो मिंग का चेहरा भी धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसकी हथेली घूम गई और एक दर्जन चांदी की हड्डियां जो मूल रूप से जमीन पर थी उसके हाथ में दिखाई दी। ये चांदी की हड्डियां एक वज्र विशेषता वाले जादुई जानवर की हड्डियां हैं जो वज्र विशेषता की शक्ति से भरी हुई है जो अभी तक विलुप्त नहीं हुई है। इस समय वे पंखों के साथ मिलकर इसे बढ़ावा देने वाला प्रभाव देंगे। अगर यह भविष्य में एक आंधी का सामना करता है तो ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वज्र विशेषता के साथ प्रतिध्वनि भी कर सकता है, जिससे इसकी गति और भी अधिक बढ़ जाएगी। बेशक सिल्वर एम्परा फाल्कन के पंखों में पहले से ही गड़गड़ाहट का गुण है, इसलिए इन हड्डियों को जोड़ना सिर्फ एक वृद्धि है। चांदी की हड्डियों को आग में फेंकने के बाद जियो मिंग ने उन वस्तुओं को एक के बाद एक फेंक दिया जिन्हें उसने पहले ही अंगूठी से बाहर निकाल लिया था। पंख, हड्डी के कांटे और कई छोटे पंख थे। हालांकि ये वस्तुएं अलग अलग थीं, लेकिन इन सभी में एक बात समान थी और वही है कि इन सभी में कुछ ऊर्जा थी। और हालांकि ये ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थीं, लेकिन वे पंखों को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में सक्षम थीं। कुछ समय पहले निकाली गई वस्तुओं को फेंकने के बाद जियो मिंग ने ध्यान से सोचा और अपने भंडारण रिंग से 8वें रैंक के थंडर मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाला। 8वें दर्जे के थंडर मॉन्स्टर कोर में निहित ऊर्जा बहुत अधिक थी और इसके संवर्धन के साथ भले ही सिल्वर सम्राट हेवनली फाल्कन के पंख मूल हेवन डेमन फीनिक्स के पंखों जितने अच्छे न हों, फिर भी वे बहुत कमतर नहीं होंगे। ये वज्र गुण वाला राक्षस कोर लंबे समय से उसके भंडारण वलय में धूल खा रहा था, इसलिए चूंकि वह इसका उपयोग कर सकता था इसलिए उसने इसका उपयोग किया। यह विचार करते हुए जियो मिंग ने इसे चांदी की ऊर्जा तरल में फेंक दिया। जब इन सभी चीजों को परिष्कृत करके पिघलाकर चांदी सफ़ेद तरल बनाया गया तो मूल क्रिस्टलीय रंग काफ़ी घना हो गया और यहाँ तक कि कुछ अलग रंग की धारियों के साथ थोड़ा मिश्रित हो गया, जिससे यह अत्यंत रहस्यमय दिखने लगा। चांदी सफ़ेद तरल को देखते हुए जिसका रंग थोड़ा बदल गया था, जियो मिंग ने धीरे से सांस छोड़ी और लौ को धीरे धीरे कम तापमान उत्सर्जित करते हुए देखकर जियो मिंग ने राहत की सांस ली। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगला चरण अंकुरण काल था जिसमें काफ़ी समय लगेगा। जब ज़ियाओ मिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की तो कमरा एक बार फिर से शांतिपूर्ण हो गया। केवल लाल लपटें हवा में धीरे धीरे उठ रही थीं और बुलबुले चुपचाप फूट रहे थे। गर्भधारण की अवधि लगभग 2 दिन और 2 रात तक चली। ज़ियाओ मिंग को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने जाने से पहले जियान और अन्य लड़कियों को इसकी जानकारी दे दी थी। 2 दिन और 2 रातों के बाद जब ज़ियाओ मिंग ने धीरे से अपनी कसकर बंद आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसने अपनी नज़र अपने सामने जलती हुई लपटों पर डाली। जलती हुई लौ के भीतर से एक चांदी जैसा सफ़ेद तरल धीरे धीरे बाहर निकला। इस समय यह अत्यंत चिपचिपा लग रहा था, मानो ये जमने वाला हो। ऐसा लग रहा था कि यदि इसे कुछ और घंटों तक पकाया जाता रहा तो यह ज़ेड की कठोर ढेर में बदल जाएगा। थोड़ा सा सांस छोड़ने के बाद ज़ियाओ मिंग की आत्मा शक्ति धीरे धीरे उसकी भौहों से फैल गई और जल्दी से लौ पर आक्रमण कर दिया, फिर बिना किसी समस्या के बेहद चिपचिपे चांदी सफ़ेद तरल में पिघल गई। जब ज़ियाओ मिंग की आत्मा शक्ति इसमें पिघल गई तो चिपचिपा चांदी सफ़ेद तरल अचानक भयंकर रूप से कांपने लगा, जैसे कि इसमें अपनी चेतना थी, और तेजी से मुड़ गया, जैसे कि इसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा चलाया जा रहा था। ये छटपटाहट केवल आधे घंटे तक चली,
लेकिन चांदी जैसा सफेद तरल जादुई रूप से लगभग 3 मीटर लंबे विशाल चांदी के पंखों के जोड़े में बदल गया। चांदी के पंख पहले वाले सिल्वर एम्परर फाल्कन के समान थे, जिनके चांदी के पंखों के बीच चांदी की चाप चमक रही थी। पंखों के दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग रंगों की जादुई रेखाएं थीं, जो बेहद रहस्यमयी और भव्य लग रही थी। अगर ऐसे पंखों का इस्तेमाल उड़ान भरने के लिए किया जाता तो शायद वे बेहद आकर्षक होते। चांदी के पंखों की इस जोड़ी को देखते हुए जियो मिंग की आंखें अजय खुशी से भर गईं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके दिमाग की एक हरकत से लिप्टों का तापमान अचानक बढ़ गया। जैसे ही ज्वाला शाओ मिंग के शरीर में वापस जाने लगी, हथेली के आकार के छोटे पंखों की एक जोड़ी हल्के चांदी जैसे सफेद रंग के साथ चमक उठी और धीरे धीरे शाओ मिंग के सामने मंडराने लगी। छोटे चांदी सफेद पंखों की इस जोड़ी को देखते हुए जियो मिंग के मुंह के कोने पर राहत की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही उसने अपनी मध्यमा उंगली को काटा और लाल रक्त की एक बूंद टपक पड़ी, जो अंततः चांदी के पंखों पर गिर गई। जैसे ही रक्त ने चांदी के पंखों को छुआ, चांदी के पंखों ने तुरंत उसे अवशोषित कर लिया और फिर एक मजबूत चांदी सफेद रोशनी के साथ फट गया, जो प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो जियाओ मिंग के शरीर की ओर बढ़ गया। जैसे ही चांदी के पंख उसके शरीर में प्रवेश किए, जियाओ मिंग को अपने कंधों में जलन महसूस हुई और तुरंत उसके कंधों से दूध सफेद पंखों की एक जोड़ी गिर गई। जियो मिंग ने जल्दी से अपने पिछले उल्टे बादल पंखों को पकड़ लिया और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपने भंडारण वलय में रखने के बाद उसने स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंखों के प्रभावों का परीक्षण करना शुरू कर दिया। केवल एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और चांदी के सफेद प्रकाश से चमकने वाले चौड़े चांदी के पंख अचानक पीछे से प्रकट हुए, यह महसूस करते हुए कि आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी अचानक हवा और गड़गड़ाहट की ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील हो गए। जियो मिंग ने हंसते हुए कहा, स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंख वास्तव में असाधारण हैं। इन पंखों के साथ ये कहा जा सकता है कि सांप लोग जनजाति का मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। चांदी के पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए, जिससे तुरंत ही धीमी गड़गड़ाहट की हल्की आवाज आई, साथ ही गुफा में तेज हवा की आवाज भी आई। चांदी के पंखों की इस जोड़ी में छिपी ऊर्जा को थोड़ा महसूस करने के बाद जियाओ मिंग ने संतुष्टि के साथ उन्हें धीरे धीरे वापस ले लिया। चांदी के पंख एक सूक्ष्म चमक के नीचे जल्दी से सिकुड़ गए और अंततः प्रकाश की 2 किरणों में बदल गए, जो एक बार फिर जियो मिंग के शरीर में प्रवेश कर गायब हो गए। ... चांदी के पंखों को पुनः प्राप्त करने के बाद जियो मिंग का हाथ हिला और अल्केमिस्ट एसोसिएशन से प्राप्त किया गया टूटा हुआ जेड टुकड़ा उसके हाथ में दिखाई दिया। अपने हाथ में जेड के टुकड़े को छूने और सूक्ष्म गर्माहट को महसूस करने के बाद जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस जलती हुई ज्वाला घाटी के शिल्प कौशल में कुछ अनोखा है। जेड के टुकड़े को हवा में लटकाते हुए जियो मिंग ने उसे भूनने के लिए 10,000 जानवरों की ज्वाला को बुलाया। 10,000 जानवरों की ज्वाला के नीचे 10 मिनट रहने के बाद जेड का टुकड़ा, जो शांत और स्थिर था, अंततः हिल उठा। मूल सतह, जो टूटी हुई और चिकनी थी, अचानक पानी की लहरों की तरह हिलने लगी और ऐसा लगने लगा कि वह पिघलने वाली है। जेड टुकड़े को इस अवस्था में देखकर जियो मिंग की डूबी हुई तेजी से उसके शरीर के अंदर चली गई और तुरंत 10,000 जानवरों की ज्वाला का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे लौ का तापमान बढ़ता गया, टूटा हुआ काला जेड टुकड़ा अंततः पूरी तरह पिघल गया और पिघलने के बाद जेड टुकड़ा अब काला नहीं था, बल्कि क्रिस्टलीय हरे तरल के एक पूल में बदल गया, जो धीरे धीरे आग की लपटों में घूम रहा था, बिल्कुल एक जीवित प्राणी की तरह, जो काफी अजीब था। एक समय ऐसा आया जब परिसंचारी तरल पदार्थ अचानक रुक गया और तरल पदार्थ की सतह इस प्रकार उभर आई मानो कुछ विस्फोट होने वाला हो। हरे तरल पदार्थ का उभार 10 सेकंड से अधिक समय तक रहा और एक समय ऐसा आया जब उसमें से एक चमकदार हरे रंग की रोशनी निकली, जिसने गुफा के अंदर के भाग को क्षण भर में ही रोशन कर दिया। हालांकि हरी रोशनी अंधा कर देने वाली थी, लेकिन इसने जियो मिंग को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि जिस क्षण हरी रोशनी निकली, पाठ्य सूचना की अनगिनत धाराएं अचानक तरल से उभरी और फिर स्वचालित रूप से मध्य हवा में गुफा में व्यवस्थित हो गईं, जिससे एक विशेष प्रकाश पर्दा बन गया। जैसे ही उसकी नज़र हवा में प्रकाश के पर्दे पर पड़ी, जियाओ मिंग अंततः बड़े शब्दों पर उतरा और हंस पड़ा। हे, यह अंततः बाहर आ गया। स्वर्गीय ज्वाला के बिना इस आकाशीय अग्नि 3 रहस्यमय परिवर्तन को बाहर लाना थोड़ा मुश्किल होता। हालांकि इस सेट पीस में स्काई फायर थरी मिस्टीरियस चेंज पूरी तरह से गुप्त विधि नहीं है, बल्कि केवल एक स्तर है। यह मेरे लिए अभी के लिए पर्याप्त है। डू सम्राट क्षेत्र के लोग अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। जब मैं एक डू सम्राट बन जाऊंगा तो एक शक्तिशाली व्यक्ति को हराना जो एक साथी डू सम्राट भी है, मेरे लिए उंगलियों को हिलाने जितना आसान होगा। बोलते समय
जियाओ मिंग ने अपनी उंगली उस हल्के गर्म तरल पदार्थ में डुबो दी जो उसके सामने लटका हुआ था। तुरंत हवा में लटका प्रकाश का पर्दा कांप उठा, फिर मुड़ गया जैसे कि वह वापस जीवित हो गया हो, और एक पल बाद जानकारी के अनगिनत टुकड़े प्रकाश की धारा में बदल गए और सीधे जियाओ मिंग के सिर में डाल दिए गए। जानकारी की विशाल धारा उसके दिमाग में घुस गई, जिससे जियाओ मिंग की भौहें एक पल के लिए थोड़ी सी सिकुड़ गईं, फिर जल्दी से उन्हें नरम कर दिया और गुप्त साधना पद्धति में निहित जानकारी को पचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। स्पष्टतः उसने आकाशीय अग्नि के 3 रहस्यमयी परिवर्तनों को पचा लिया था। आकाशीय अग्नि के 3 रहस्यमयी परिवर्तनों को पचाने के बाद इस बार जियाओ मिंग का उद्देश्य पूरा हो गया था। हालांकि जियाओ मिंग तुरंत नहीं गया, बल्कि सिल्वर सम्राट हेवनली फाल्कन की लाश को बाहर निकालने के लिए फिर से वापस आया। रजत सम्राट स्वर्गीय बाज के पंजे काटने के बाद जियाओ मिंग ने दस्ताने की एक जोड़ी को परिष्कृत किया, और उसके बाद उसने पंख कवच के 3 सेट को परिष्कृत करने के लिए इसकी त्वचा का उपयोग किया। कवच और दस्ताने को परिष्कृत करने में उसे केवल आधा दिन लगा। जब ये सब समाप्त हो गया तो जियाओ मिंग ने गुफा के प्रवेश द्वार को ढकने वाले पत्थर को हटा दिया। चांदी के पंख उसके शरीर से बाहर निकले और एक हल्के कंपन और बिजली की चमक के साथ जियाओ मिंग पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके स्थान पर केवल एक छवि रह गई। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 137 नाग जनजाति की यात्रा। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C137 नाग जनजाति की यात्रा। अध्याय 137 नाग जनजाति की यात्रा। ही जियाओ मिंग, तुम अंततः वापस आ गईं। रॉक डेजर्ट सिटी में जैसे ही जियाओ मिंग सराय में अपने कमरे में लौटा, जियान खुशी से उस पर झपट पड़ा। जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था तो कुछ नहीं हुआ, है न? मुस्कुराते हुए और जियान के छोटे से सिर को सहलाते हुए जियाओ मिंग ने अपने सामने खड़ी लड़कियों से पूछा। नहीं, जब आप कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे तो हम सराय में ही रुके थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। जियान ने जवाब दिया। ठीक है, यह अच्छी बात है। जियाओ मिंग ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, फिर जियाओ जियान पर एक और नज़र डाली और पाया कि जियाओ जियान का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए वही कहे बिना नहीं रह सका। आप लगभग 2 मास्टर तक पहुंच गए हैं, है ना? ये सब उन जहरीली जड़ी बूटियों की बदौलत है जो आपने मुझे पहले दी थी। उन जहरीली जड़ी बूटियों से आपने जो जहर की गोलियां बनाई थी वे बेहद जहरीली थी, इसलिए मेरा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ने में सक्षम था। जियान ने अपने बाल ठीक किए और धीरे से जवाब दिया। जियाओ मिंग आश्चर्यचकित था। उसकी अपनी प्रतिभा पहले से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वह डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में था तो गोलियां लिए बिना उसके पास कुछ दिनों में कई चरणों को तोड़ने की क्षमता नहीं थी। जियान ने जहर निगल लिया और उसकी ताकत अधिक से अधिक बढ़ गई, और उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसका क्षेत्र अस्थिर था। इससे कोई भी देख सकता था कि उसका विषैला शरीर कितना शक्तिशाली था। मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग ने जियान का हाथ लिया और कमरे के बीच में मेज पर बैठ गया। युवा मास्टर जियाओ मिंग, कुछ चाय लें। जैसे ही वह बैठा, किंगलिन ने आज्ञाकारी ढंग से जियाओ मिंग के लिए 1 कप चाय डाली। धन्यवाद किंगलिन। जियाओ मिंग के धन्यवाद से किंगलिन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और वह फुसफुसाते हुए बोली, ये किंगलिन का कर्तव्य है। चाय की चुस्की लेने के बाद जियाओ मिंग ने भंडारण रिंग से पहले से परिष्कृत पंख कवच और दस्ताने निकाले। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पंख कवच के 3 सेट निकालने के बाद जियाओ मिंग ने उनसे केवल इतना कहा, ये कुछ कवच हैं जो 6ठे दर्जे के जादुई जानवर सिल्वर सम्राट हेवनली फाल्कन के कठोर पंखों से परिष्कृत किए गए हैं। इसमें डू सम्राट के हमलों के खिलाफ भी एक निश्चित स्तर की रक्षा है, इसलिए आप में से प्रत्येक एक सेट रख सकते हैं। जियाओ मिंग द्वारा दिए गए कवच को एक पंख कवच कहा गया था, लेकिन वास्तव में इसमें कोई पंख नहीं थे। रजत सम्राट स्वर्गीय बाज के पंख ठीक स्टील से भी अधिक कठोर थे। ये पंख कवच पंखों के बाद तरल से बनाया गया था। कुछ सहायक सामग्रियों का मिश्रण फ्यूज किया गया था। सेट का रंग चांदी जैसा सफेद था और सतह पर कुछ अजीब पैटर्न थे। वे शानदार कवच थे। कवच को देखने के बाद जियान और अन्य लड़कियों को इससे कुछ हद तक प्यार हो गया, जब तक कि जियाओ मिंग के शब्दों को सुनकर वे सभी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, विशेषकर किंगलिन, जो इतनी डर गई थी कि उसका हाथ पीछे हट गया। नहीं युवा मास्टर, ये बहुत मूल्यवान है, मैं इसे नहीं ले सकता। किंगलिन को लगा कि वह पहले से ही संतुष्ट थी कि जियाओ मिंग ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए उसने इतनी मूल्यवान चीज लेने की हिम्मत नहीं की। ले लो, यह मेरे लिए कीमती नहीं है। जियाओ मिंग कमोबेश जानता था कि किंगलिन के विचार क्या थे,
इसलिए उसने वे शब्द कहे। जियो मिंग को ये कहते हुए सुनकर और फिर ज़ी यान को देखते हुए जो उत्सुकता से उसके बगल में चांदी के कवच को देख रहा था, किंग लिन ने कवच को स्वीकार कर लिया, जबकि उसके दिल में ये कह रही थी कि उसे भविष्य में अपने यंग मास्टर को अच्छी तरह से भुगतान करना चाहिए। किंग लिन को आइटम स्वीकार करते देख जियो मिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर दस्ताने ज़ी यान को सौंप दिए। ये स्वर्गीय बाज रजत सम्राट के तेज पंजे से बने दस्ताने हैं, एक नज़र डालें और देखें कि क्या वे आपको फिट हैं। जियो मिंग की बातें सुनकर ज़ी यान ने अपने हाथ में चांदी का कवच नीचे रख दिया और दस्ताने ले लिए। दस्ताने कवच की तरह चांदी सफ़ेद रंग के थे और सामान्य दस्ताने के विपरीत प्रत्येक दस्ताने की सतह पर 1 इंच से अधिक लंबे 5 चांदी के स्पाइक्स थे जो चमकते थे और असाधारण रूप से तेज दिखते थे। इन दस्तानों पर लगे चांदी के स्पाइक्स सिल्वर सम्राट के स्वर्गीय बाज के तीखे पंजों का सार हैं। डू सम्राट पर सीधा प्रहार शायद इसमें कुछ छेद कर देगा। मुझे लगता है कि यह आपके लिए कुछ समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। ज़ी यान को देखते हुए जो खुशी से दस्तानों की जांच कर रहा था, जियो मिंग मुस्कुराया। ज़ी यान के पास पहले कभी कोई हथियार नहीं था और ऐसा हुआ कि इस बार उसके पास सामग्री थी, इसलिए जियाओ मिंग ने इसे परिष्कृत किया। धन्यवाद जियाओ मिंग, मुझे ये दस्ताने बहुत पसंद हैं। ज़ी यान, जिसने अपने छोटे हाथों पर दस्ताने पहने और महसूस किया कि वे उसके लिए अच्छे से फिट हैं, ने बड़ी खुशी के साथ कहा। आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, यह इन दिनों जियाओ यी जियान और किंग लिन की देखभाल करने में मेरी मदद करने का इनाम है। इसके अलावा आपको उनकी कुछ और देखभाल भी करनी होगी। आह, तुम फिर से बाहर जा रहे हो। ज़ी यान की खुशी के भाव गायब हो गए जब उसने जियाओ मिंग के शब्द सुने। जियाओ मिंग के साथ बहुत चिपकी रहने के कारण वह बहुत दुखी थी कि वह हर समय उसके साथ नहीं रह सकती थी। क्या यह इसलिए नहीं है कि हमें हाई बोडोन के लिए औषधीय जड़ी बूटी ढूंढनी है? सैंस धतूरा केवल स्नैक पीपल जनजाति के मुख्य शहर में ही पाया जा सकता है, उन्हें वहां ले जाना बहुत असुरक्षित है। बस मुझे अपने साथ ले चलो, सराय उनके रहने के लिए काफी सुरक्षित है। ज़ी यान ने असंतोष से मुंह बनाया। हमारे लिए सराय में रहना कोई समस्या नहीं है। जियो यी जियान ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि उसकी ताकत अभी तक डू मास्टर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन रॉक डेजर्ट सिटी में खुद का बचाव करने में उसे कोई समस्या नहीं थी। किंग लिन को भी कोई समस्या नहीं है। नहीं, बेहतर होगा कि आप यहीं रहें। मैं चाहता हूं कि आप रॉक डेजर्ट सिटी के दक्षिण पूर्व क्षेत्र पर ध्यान दें, यहीं पर स्वर्गीय ज्वाला है। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस बार उसका इरादा ग्रीन लॉर्ड स्कोरफ्लेम को खोजने के लिए वापस जाने से पहले औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करने का था। सैद्धांतिक रूप से उसे पहले स्वर्गीय ज्वाला की खोज करनी चाहिए थी, जबकि वह पहले से ही जानता था कि वह कहाँ है। मूल रूप से जियाओ मिंग ने भी यही योजना बनाई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित करने में, हालांकि उसे इसे भस्म करने में अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन इसे भस्म करने के बाद वापस आने वाली ऊर्जा उसे डू सम्राट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगी, जिसमें बहुत अधिक समय लगेगा। इस प्रकार हाई बोडोन को रॉक डेजर्ट सिटी में लंबे समय तक इंतजार करना होगा। इसलिए जियो मिंग ने पहले रेत के धतूरे की खोज करने की योजना बनाई, क्योंकि स्वर्गीय ज्वाला वैसे भी वहां थी, वह बच नहीं सकती थी, और अगर वह कुछ दिनों में इसे लेने आया तो भी यही होगा। स्वर्गीय ज्वाला रॉक डेजर्ट सिटी के दक्षिण पूर्व की ओर है। जियाओ मिंग के शब्दों को सुनकर जियान और जियाओ यी जियान थोड़ा हैरान हुए। जब वे शहर में दाखिल हुए तो उन्हें नहीं लगा कि इस रॉक डेजर्ट सिटी में कुछ खास है। क्या ये स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में यहाँ के आसपास हो सकती है? ये भूमिगत है, जियाओ मिंग ने समझाया। तो मेरे लौटने का यही इंतजार करो। मैंने पहले ही स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंखों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। आप लोगों के पास मुझे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत व्यक्ति नहीं है, और आपको मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है, जियाओ मिंग ने साफ कहा। जियान बिना किसी कारण की परेशानी नहीं खड़ी करेगा, इसलिए वह सहमत हो गई। मैं तुम्हारे लिए शहर के दक्षिण पूर्व की अच्छी तरह से रक्षा करूंगी। ... बादल रहित आकाश के ऊपर विशाल धधकता हुआ सूरज आसमान में एक विशाल आग के गोले की तरह लगता हुआ था जो लगातार लपटें छोड़ रहा था। ज्वलंत सूर्य की रोशनी सुनहरे रेगिस्तान में घूम रही थी, जिससे रेत के छोटे छोटे कण ऐसे जल रहे थे जैसे वे लाल गर्म लोहे के छोटे छोटे कण हों। रेगिस्तान में चिलचिलाती गर्मी के कारण पीली रेत से गर्म हवा के झोंके बाहर निकलते हैं, जिससे अंततः स्थान वाष्पित होकर विकृत हो जाता है। इस गर्मी में रेगिस्तानी छिपकली आलस से अपनी जीभ बाहर निकालकर पहाड़ी पर लेट जाती है। अचानक अंतहीन रेगिस्तान के बीच में
दूर आकाश से एक चांदी सी सफेद रोशनी उड़कर आई। चौंककर विशालकाय रेगिस्तानी छिपकली ने अपनी पूंछ हिलाए और अपना रूप छिपाते हुए रेत में छिप गई। आसमान से आती चांदी जैसी रोशनी अचानक रुक गई जब वह विशालकाय छिपकली के ऊपर से उड़ी। जो आकृति दिखाई दी वह कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ मिंग थी। उस दिन जियान और दूसरी लड़कियों से बात करने के बाद ज़ियाओ मिंग रेगिस्तान में प्रवेश करने के लिए सराय से निकल गया। टैगेर रेगिस्तान बहुत विशाल था और ज़ियाओ मिंग को रेगिस्तान की गहराई तक पहुंचने में 2 दिन लग गए। उस समय आकाश में मंडराते हुए ज़ियाओ मिंग ने अपने हाथ में एक नक्शा पकड़ रखा था और नक्शे पर मार्क की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। उंगली रास्ते पर चलती रही और आखिरकार धीरे धीरे एक लाल बिंदु पर आकर रुकी जो खतरे को दर्शाता था। पूरे नक्शे में ऐसे 8 लाल बिंदु थे जो रेगिस्तान में कई अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। टैगर रेगिस्तान के सांप लोगों में कुछ छोटे और मध्यम आकार के जनजातियों के अलावा 8 विशाल जनजातियां भी हैं और वे नक्शे पर 8 लाल बिंदु हैं और वे सांप लोगों की सबसे शक्तिशाली जनजातियां हैं जिनमें डुकिंग क्षेत्र के शक्तिशाली लोग गांव में बसे हैं। 8 महान जनजातियों ने विभिन्न दिशाओं से टैगेर रेगिस्तान पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और इस रेगिस्तान की गहराई में नक्शे पर खींची गई मुख्य सड़कों में से एक को ज़ियाओ मिंग की उंगली द्वारा इंगित लाल बिंदुओं में से एक ने रोक दिया था। यह आगे सर्प लोगों की 8 जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का नेतृत्व यू मेई नामक दू राजा द्वारा किया जाता है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C138 मेई सांप जनजाति। अध्याय 138 मेई सांप जनजाति। यू मेई सर्प पीपल जनजाति के 8 नेताओं में से एक थी और उसकी ताकत 7 सितारा डू राजा के आसपास घूमती थी। इस तरह की ताकत ज़ियाओ मिंग की तुलना में बहुत कमजोर थी, इसलिए यदि वह चाहता तो सीधे मेई स्नेक जनजाति से गुजर सकता था जो यू मेई के प्रभारी थे, जिससे कुछ समय की बचत होती। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 139 रानी मेडुसा। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C139 रानी मेडुसा। अध्याय 139 रानी मेडुसा। तुम्हें पवित्र नगर ले चलूं। यू मेई उसकी बात पर हंस पड़ी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम जाने के बाद वापस नहीं जा पाओगे? तुम्हें पता है, इंसानों से बेहद नाराज रहने वालों की कमी नहीं है। वे मेरी तरह तुम्हारे साथ शांति से पेश नहीं आना चाहेंगे। हे, मुझे नहीं लगता कि सांप लोग जाति बिना किसी कारण के 6ठे स्तर के कीमियागर का विरोध करेगी, है ना? जियो मिंग ने हल्के से हंसते हुए कहा। यह जरूरी नहीं कि सच हो, यू मेई ने मन ही मन सोचा। मेई सर्प जनजाति की कमांडर के रूप में वह अच्छी तरह जानती थी कि सर्प लोगों के बीच कई ऐसे लोग थे जो मनुष्यों के प्रति निर्दयी थे और ये लोग हर बार जब वे किसी मनुष्य को देखते थे तो उस पर हमला करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। यहाँ तक कि वह खुद भी इंसानों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखती थी। अगर ये तथ्य न होता कि ज़ियाओ मिंग ने उसके कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और वह इतना शक्तिशाली था, तो डर है कि उसने ज़ियाओ मिंग को पहली बार देखते ही अपना कदम उठा लिया होता। हालांकि सांप लोग शायद ही कभी मानव शक्तियों से निपटते थे, फिर भी वे ज़ियाओ मिंग जैसे मास्टर कीमियागर को अपमानित करने से बचने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई बिना बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई कदम उठाना चाहे तो उसे ऐसा न करने के लिए मना लिया जाएगा, क्योंकि वे भी इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट थे कि जियो मिंग के स्तर के मास्टर कीमियागर में किस तरह का आकर्षण था। उदाहरण के लिए, जब तक ज़ियाओ मिंग चाहता, वह आसानी से सांप लोग जनजाति के कुल डू सम्राटों की तुलना में अधिक डू सम्राट शक्तियों को ढूंढ सकता था और उन्हें उखाड़ फेंक सकता था। इसी समय सर्प जनजाति में गोलियों की भी मांग थी और अपनी जन्मजात विशेषताओं के कारण सर्प जनजाति कीमियागर पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए एक मानव मास्टर कीमियागर के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना भी कुछ ऐसा था जिस पर सर्प जनजाति को विचार करना चाहिए। एक क्षण के चिंतन के बाद यू मेई ने फिर नाजुक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मास्टर ज़ियाओ मिंग चिंतित नहीं है तो मैं आपके साथ पवित्र शहर जाऊंगी। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर यू मेई। मुझे आश्चर्य है कि कमांडर यू मेई किस तरह का पारिश्रमिक चाहती है। जियो मिंग ने पहले धन्यवाद दिया, फिर सीधे पूछा, पारिश्रमिक? यू मेई उसके शब्दों पर धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें काफी गर्म थीं क्योंकि वह ज़ियाओ मिंग के गालों को देख रही थी, अपने होठों को चाटते हुए। कोई नहीं जानता था कि वह किस बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने आधे सेकंड के लिए कुछ नहीं कहा। कमांडर यू मेई, मास्टर ज़ियाओ मिंग सबसे सुंदर आदमी है जिन्हें यू मेई ने वर्षों में देखा है, इसलिए मैं एक पल के लिए बहक गई। कृपया मुझे दोष न दें। जियो मिंग के मुंह के कोने उसके शब्दों पर फड़क उठे। वास्तव में
वह मानता था कि वह सबसे सुंदर आदमी था जिसे यूमेई ने वर्षों में देखा था। आखिरकार सभी सांप लोग पुरुष घिनौने थे, लेकिन ये भी कोई बहाना नहीं था कि उसे उस तरह से देखते रहें। चुपके से आह भरते हुए ज़ियाओ मिंग ने कहा, कमांडर यूमेई मजाक कर रहे हैं, पारिश्रमिक का मामला। मैं बस रास्ता दिखाऊंगी, आप पारिश्रमिक के बारे में भूल सकते हैं। जब तक मास्टर को सांप लोगों की जनजाति के साथ दोस्ती याद है। यूमेई ने आलस से कहने से पहले एक पल के लिए अपनी कमर को फैलाया। ज़ियाओ मिंग जैसे कीमियागर के साथ काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर अवसर था तो दूसरे पक्ष के साथ संबंध बनाना था। क्या इस अवसर को थोड़े से लाभ के लिए खोना मूर्खता नहीं होगी? खासकर तब जब ज़ियाओ मिंग अब अविश्वसनीय रूप से युवा था और उसके पास विकास की बहुत गुंजाइश थी। चूंकि यूमेई ने ऐसा कहा था, इसलिए ज़ियाओ मिंग ने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी रिश्ते बनाना कोई बुरी बात नहीं थी। जब समय आया, अगर वे उससे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहना चाहते थे तो उन्हें अभी भी कीमियागर के नियम का पालन करना था। यूमेई के सहमत होने के बाद उसने और ज़ियाओ मिंग ने जल्द ही मेई सांप जनजाति को छोड़ दिया और सांप लोगों के पवित्र शहर की ओर चले गए, जहां मेदुसा स्थित था। मेई सर्प जनजाति पहले से ही टैगर रेगिस्तान की गहराई के करीब थी, साथ ही वे दोनों मजबूत दूर राजा थे। जैसे ही आकाश में तपता सूरज धीरे धीरे पश्चिम में छिप गया, दोनों ने अंततः उसे देखा। एक विशाल शहर क्षितिज के अंत में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। ओह, आगे पवित्र शहर है, मेरे पीछे पीछे चलो, लेकिन उस तरफ मत भागना, वरना पवित्र शहर के पहरेदार तुम्हारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे। शहर को देखकर यूमेई ज़ियाओ मिंग के पास आए और बोली। ज़ियाओ मिंग ने सिर हिलाकर ये दर्शाया कि वह समझ गया है, और फिर वे दोनों और भी अधिक गति से आकाश में शहर की ओर उड़ चले। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचे, ज़ियाओ मिंग ने देखा कि इस राजसी शहर के चारों ओर अंतहीन पीली रेत के बीच में कई और विशाल चट्टानें दिखाई देने लगी थीं, और इन चट्टानों के पीछे एक मंदिर था जहां रानी मेदुसा रहती थी। जब वे शहर के लगभग ऊपर पहुंच गए तो उनकी गति धीमी हो गई। मेई सर्प जनजाति की तरह पवित्र शहर की दीवारों के ऊपर सर्प लोग भी गश्त कर रहे थे। हालांकि ज़ियाओ मिंग और यूमेई को देखने के बाद उन्होंने यूमेई की उपस्थिति के कारण ज्यादा हंगामा नहीं किया। उन्होंने केवल प्रश्न पूछे और दोनों के आने का उद्देश्य जानने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। इस अवधि के दौरान ज़ियाओ मिंग ने जानबूझकर सांप लोगों के स्वभाव के साथ साथ उनकी ताकत का भी अवलोकन किया। ज़ियाओ मिंग ने पाया कि इस शहर में सांप लोगों के रक्षकों की समग्र ताकत निश्चित रूप से यूमेई के मेई सांप जनजाति से अधिक मजबूत थी। इसके अलावा उन पहरेदारों में कुछ अजीब वेशभूषा वाले सांप लोग भी थे। ठंडे चेहरे वाले ये सांप लोग छाया में छिपे हुए थे, और इन सांप लोगों के आसपास कुछ फीट के भीतर अन्य सांप लोगों में से किसी ने भी उनके पास पैर रखने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है, वे अजीब वेशभूषा वाले इन सांप लोगों से काफी डरते थे। मेदुसा गार्ड्स। ज़ियाओ मिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने इन लोगों की परवाह नहीं की। इसके बजाय यूमेई के नेतृत्व में वह सांप लोगों के केंद्र में दिव्य हॉल की ओर बढ़ गया। विशाल और शानदार हॉल के बीच में एक नाजुक आकृति एक कुर्सी की पीठ पर धीरे से झुकी हुई थी, थोड़ी थकी हुई लग रही थी। समय समय पर अपनी आलसी निगाहों से ज़ियाओ मिंग को देख रही थी, जो उसके बगल में बैठा था, और जोर से बोला, मास्टर ज़ियाओ मिंग, इस बार मैंने आपकी खातिर खुद को बहुत थका दिया। जब भविष्य में आपको मौका मिले तो आप मुझे अच्छा इनाम देंगे। एक दिन आगे पीछे उड़ने के बाद, हालांकि यूमेई एक मजबूत डुकिंग थी, वह थोड़ा थका हुआ महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। ये तुम ही हो जो पुरस्कृत नहीं होना चाहते। ज़ियाओ मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन ज्यादातर यही कहा, अगर मौका मिला तो मैं ये करूंगा। जब यूमेई ने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने अचानक किसी कारण से अपना मुंह बंद कर लिया, और जैसे ही वह खड़ी हुई और ग्रेट हॉल से परे देखने लगी, उसका चेहरा तुरंत बहुत सम्मानजनक हो गया। ज़ियाओ मिंग ने भी ग्रेट हॉल से आगे देखा, जब एक सुंदर सांप व्यक्ति ग्रेट हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। वह एक बहुत ही सुंदर सांप महिला थी, जिसका शरीर सुडौल, सेक्सी और आकर्षक था, और उसने एक सुंदर और सुंदर बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। वह बहुत बड़ी और सुस्वादु थी, बिल्कुल एक परिपक्व रसदार आड़ू की तरह, जिससे आकर्षण की एक हल्की सी अनुभूति निकलती थी। उसके लंबे लाल बाल उसकी पतली कमर तक फैले हुए थे, और उसकी सुनहरी आंखें पूरी दुनिया को देखती हुई लग रही थी। उसके पास एक बड़ी बैंगनी सांप की पूंछ भी थी। इस तरह की महिला के लिए ऐसा लगता है कि उसका वर्णन करने का एकमात्र तरीका राक्षसी सुंदरता शब्दों का उपयोग करना है। हालांकि उसके आकर्षण के नीचे एक महारानी की तरह बड़प्पन और अनुग्रह का एक स्पर्श है।
एक आकर्षक आभा जो अचानक जियाओ मिंग को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता यूंग यूंग की याद दिलाती है, जिनसे वह जियाओ परिवार में मिला था। उन दोनों में ऊंचे स्थान पर होने का वह सुरुचिपूर्ण आभास था। आने वाले व्यक्ति की पहचान स्पष्ट थी, वह कोई और नहीं बल्कि रानी मेडुसा थी। रानी मेडुसा के पीछे एक गंजा आदमी था जिसके चारों ओर हिंसक आभा थी, और उसके चमकदार गंजे सिर पर भूरे और सफेद सांपों के चित्र बने हुए थे, जो दूर से देखने पर कुंडली मारे हुए भूरे और सफेद वाइपर की तरह दिखते थे, जिससे लोगों में सिहरन पैदा हो जाती थी। और गंजे सर्प व्यक्ति के बगल में एक सुंदर सर्प मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। बातचीत। अध्याय 140। बातचीत। मेडुसा ने जियाओ मिंग को वही एहसास दिया जो जिया जिंगतियान ने उसे जिया मा पवित्र शहर में दिया था, स्पष्ट रूप से चरमडू सम्राट होने के नाते। जहां तक उसके पीछे के दो लोगों की बात है, गंजा सर्प व्यक्ति मेडुसा से थोड़ा ही कमजोर था और उसकी ताकत उच्च सितारा डू सम्राट के बराबर होनी चाहिए। दूसरी ओर उस आदमी के बगल में खड़ी सर्पिनी डू राजा राज्य में यू मेई के समान ही थी। पहले ही क्षण जियो मिंग ने मेडुसा को देखा, मेडुसा और अन्य दो ने भी जियो मिंग को देखा। हालांकि वे तीनों जियाओ मिंग के युवा रूप से थोड़े आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से रानी मेडुसा, क्योंकि उनका राज्य उन सभी में सबसे ऊंचा था। इसके अलावा सांप का अपना शरीर ठंडा था, इसलिए उसने जियाओ मिंग के शरीर पर अत्यंत गर्म ज्वाला की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। टैगर रेगिस्तान में दशकों तक भ्रमण करने के बाद ये पहली बार था कि मेडुसा ने किसी व्यक्ति पर ऐसी ज्वलंत आभा महसूस की। इससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसे पता नहीं चल रहा था कि वह क्या सोच रही है। महाराज। जब यू मेई ने मेडुसा को देखा तो उसने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। रानी मेडुसा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी सांप जैसी पूंछ हिलाए और बैंगनी क्रिस्टल सिंहासन के पास चली गई जो ग्रेट हॉल के केंद्र में ऊंचे मंच के ऊपर था और बैठ गई। अभी भी खड़े कुछ लोगों पर एक नज़र डालते हुए रानी मेडुसा ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, बैठ जाए। धन्यवाद महाराज। जैसे ही यू मेई और अन्य लोग बैठ गए, मेडुसा ने अपना चेहरा अपने दाहिने हाथ पर टिकाया और एक समान स्वर में पूछा, यू मेई, तुम कल चली गई थी, लेकिन आज अचानक वापस क्यों आ गई? तुम पवित्र शहर में एक इंसान को भी साथ लेकर आई थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसानों को पवित्र शहर में पैर रखने की अनुमति नहीं है? मेडुसा के प्रश्न पर यू मेई, जो अभी अभी बैठी थी, बिना किसी हड़बड़ी के खड़ी हुई और उत्तर दिया, महाराज, ये व्यक्ति छठे दर्जे का कीमियागर है और चूंकि वह रेत के धतूरे के बदले में पवित्र शहर में आना चाहता था, इसलिए उसने मुझे आपसे मिलने के लिए पवित्र शहर में लाने के लिए कहा, महामहिम। इस पर मेडुसा ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उसकी बात स्वीकार कर ली। हालांकि सिंहासन पर उसकी सीट के सबसे करीब बैठे गंजा सांप व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ओह, सैंड के धतूरे के बारे में पूछ रहे हो? तुम कब से मानव मैल के साथ इतनी दोस्ताना हो गई, यू मेई? सैंड का धतूरा हमारे कबीले के लिए बहुत मूल्यवान है, तुम उसे वापस वहीं जाने के लिए क्यों नहीं कहती जहां से वह पहली बार आया था? इस छोटे से गोरे के लिए इस उम्र में एक डू राजा की ताकत होना पहले से ही बेहद अविश्वसनीय है, साथ ही एक छठी श्रेणी का कीमियागर। तुम्हें ये छोटा सा गोरा पसंद नहीं आया, है न? जाहिर है गंजे सांप व्यक्ति को यू मेई की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसके शब्दों में बहुत सारा बारूद था, लेकिन निश्चित रूप से ये बारूद मुख्य रूप से जियो मिंग पर निर्देशित था। इससे जियाओ मिंग को गुस्सा आ गया। ये सच है कि जैसा कि यू मेई ने कहा, अधिकांश सबसे मजबूत सांप लोग मनुष्यों के प्रति मित्रवत नहीं हैं। गंजे आदमी के सवालों पर यू मेई ने भौहें सिकुड़ी, फिर हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराए। ग्रैंड कमांडर को कुछ भी पता नहीं है, मास्टर जियाओ मिंग मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और मेरे जनजाति में लौटने से पहले उन्होंने मेरी स्नैक जनजाति पर हमला नहीं किया था, इसलिए उन्हें स्नैक पीपुल्स के प्रति कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा वे जियानान अकादमी के कीमिया विभाग के एक एल्डर हैं। ग्रैंड कमांडर को जियानान अकादमी के नाम के बारे में सुना होगा। तुम भ्रमित हो। इस आदमी को किसी चीज के लिए तुम्हारी जरूरत थी, इसीलिए उसने तुम्हारे मेरी स्नैक जनजाति पर हमला नहीं किया। अगर उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो चलो देखते हैं कि वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता। इंसान बहुत चालाक होते हैं। इतने सालों तक इंसानों से लड़ने के बाद भी क्या तुमने अभी भी उनके चरित्र को स्पष्ट रूप से नहीं देखा है? ग्रैंड कमांडर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और इस आदमी ने कहा कि उसे सेंस धतूरा चाहिए, लेकिन कौन सा छठी श्रेणी का कीमियागर एक साधारण औषधीय जड़ी बूटी के लिए हमारे कबीले में प्रवेश करने का इतना जोखिम उठाएगा? अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह संभव नहीं है। मुझे डर है कि इस व्यक्ति का कोई छिपा हुआ मकसद है। यह
ग्रैंड कमांडर को ये कहते हुए सुनकर यू मेई भी कुछ हद तक हैरान थी, हालांकि वह अभी भी विश्वास नहीं कर रही थी कि ग्रैंड कमांडर सही था। इसलिए उसने अपनी नज़र सीधे मेडुसा की ओर घुमाई, जो सिंहासन पर बैठी थी। बस इतना ही, मेडुसा ने ग्रैंड कमांडर के शब्दों को रोक दिया। रानी मेडुसा द्वारा रोके जाने पर ग्रैंड कमांडर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मेडुसा ने अपनी नज़र जियाओ मिंग की ओर घुमाए और कहा, मानव, तुमने अभी बातचीत सुनी? हमारा सांप लोग जनजाति मनुष्यों का स्वागत नहीं करता है। हालांकि ये याद रखते हुए कि तुम यू मेई द्वारा लाए गए व्यक्ति हो, ये रानी तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना चाहती है। मेरी जनजाति के सेंस धतूरा का पूरा राशन है, एकदम, और हमारे प्रतिभाशाली जनजाति के सदस्यों में से एक जादुई सांप प्रकार के जानवर के साथ विलय करने में सक्षम नहीं होगा जब तक आप एक समान जड़ी बूटी निकाल सकते हैं और मेरे सांप लोगों के जनजाति के लिए एक बार एक गोली बनाने का वादा कर सकते हैं। मैं आपका उपकार कर सकता हूं और आपको सेंस धतूरा का व्यापार कर सकता हूं। कैसा रहेगा? यह जियो मिंग अवाक रह गया। हालांकि उसके पास अपनी भंडारण अंगूठी में बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं, उसके पास वास्तव में कोई औषधीय जड़ी बूटियां नहीं थीं जो सांप लोगों को सांपों के साथ विलय करने में मदद कर सके, इसलिए वह कुछ का आदान प्रदान कैसे कर सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद जियो मिंग ने अपने भंडारण रिंग से एक जेड बॉक्स निकाला। जिस क्षण जियाओ मिंग ने जेड बॉक्स निकाला, रानी मेडुसा और यू मेई को तुरंत जेड बॉक्स खोलने की इच्छा हुई, जैसे कि अंदर कुछ हिस्सा था जो उनके लिए घातक आकर्षण था। इस आवेग को महसूस करते हुए, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मेडुसा ने कुछ आश्चर्य के साथ जेड बॉक्स को देखा और कहा, यह क्या है? जियो मिंग ने रुककर जेड बॉक्स को उदासीनता से नहीं खोला। मेडुसा और अन्य लोगों ने महसूस किया कि घातक आकर्षण और भी मजबूत हो गया है और उनकी आंखें प्रकट औषधीय जड़ी बूटी पर टिकी हुई थीं। प्रकट की गई औषधीय जड़ी बूटी 1 फुट आकार के हरे सांप के आकार की थी, जिसका शरीर क्रिस्टलीय था और ग्रेट हॉल में चंद्रमणि के प्रकाश में उसके अंदर एक गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ बहता हुआ देखा जा सकता था। औषधीय जड़ी बूटी को देखकर प्रधान सेनापति ने गहरी सांस ली और कहा, मानव, ये किस प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है? जियाओ मिंग ने अपने हाथ में जेड बॉक्स को घूरते हुए चारों लोगों को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। आपने इस औषधीय जड़ी बूटी के नाम के बारे में सुना होगा, इसका नाम स्नेक स्पिरिट सेक्रेड फ्रूट है। टीएल अध्याय 41 में नामित। ये वास्तव में सांप आत्मा का पवित्र फल है। यू मेई और अन्य लोग इन शब्दों पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और फिर कुछ हद तक राहत महसूस की। कोई आश्चर्य नहीं कि इस औषधीय जड़ी बूटी ने उन्हें इतना आकर्षित किया। यह एक बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी थी और अगर इसे परिष्कृत करके गोली बना दी जाए तो इसका असर और भी असाधारण होता। ये औषधीय जड़ी बूटी स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के लिए बहुत कम उपयोगी थी, लेकिन सांप लोगों की जनजाति के लिए यह एक दिव्य औषधि के बराबर थी। यद्यपि सर्प आत्मा के पवित्र फल का सर्प प्रकार के जादुई जानवरों पर चमत्कारी प्रभाव था, लेकिन इस औषधीय जड़ी बूटी की दुर्लभता इतनी अधिक थी कि यू मेई और अन्य लोगों ने सर्प पीपल जनजाति की गुप्त पुस्तकों में इस औषधीय जड़ी बूटी के बारे में केवल कुछ शब्द ही पढ़े थे। मानव, क्या तुम सचमुच सांप आत्मा के पवित्र फल को रेत के धतूरे से बदलना चाहते हो? मेडुसा की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा। ये प्राकृतिक है, मेरे पास इस औषधीय जड़ी बूटी के अलावा सेंस धतूरा जैसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। ठीक है, हम इस मामले पर सहमत हैं, हालांकि मेरी एक और शर्त है। क्या शर्त है? इसे एक गोली में बदल दो जो मुझे विकसित होने में मदद करेगी। जियाओ मिंग ने उसके शब्दों पर बिना कुछ कहे अपने होंठ मरोड़ दिए। सांप आत्मा पवित्र फल शरीर परिवर्तन घास के समान ही था, हालांकि दोनों के सीधे सेवन से कुछ प्रभाव होते थे, लेकिन मेडुसा जैसे डू सम्राट पर काम करने के लिए उन्हें अभी भी एक गोली में परिष्कृत किया जाना था। सर्प आत्मा के पवित्र फल से परिष्कृत गोली, जिसे सर्प पवित्र आत्मा उन्नति गोली कहा जाता है, स्तर में बहुत कम थी और यह भी 7वें स्तर की उच्च स्तर की गोली थी। अगर वह इसे परिष्कृत भी कर सकता तो भी वह ऐसा नहीं करता। एक साधारण सेंस धतूरा के लिए ये पहले से ही स्नेक स्पिरिट को बदले में पवित्र फल देने के लिए पर्याप्त था, है न? तो जियो मिंग ने तुरंत कहा, रानी मेडुसा, मैं केवल एक 6ठी श्रेणी का कीमियागर हूँ। जो गोली आपको विकसित होने में मदद कर सकती है वह 7वीं श्रेणी की है। मुझे डर है कि मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। हे, स्वाभाविक रूप से मुझे पता है, हालांकि आप इस उम्र में 6ठे स्तरीय कीमियागर तक पहुंच सकते हैं। मेरे सांप लोग जनजाति के समर्थन से 7वें स्तर तक आपको कुछ वर्षों से अधिक नहीं लगेगा। मेडुसा ने जियाओ मिंग को देखा, उसके लाल होठों ने एक पतला धनुष खींचा और अचानक उसका उत्कृष्ट चेहरा एक मोहक आभा से भर गया।
उसकी भौं और मुस्कुराहट ने उसके नीचे सांप लोगों के ग्रैंड कमांडर को विचलित कर दिया, और उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक थोड़ी सी भी छिपी नहीं थी।